तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 मॉडल पेपर नंबर 3, जिसमें आज हम सी सेट के 100 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सर, सी सेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आप सबको पता है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, ये सब जो है आपके सी सेट के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम 100 प्रश्न आपके एक दिन सी सेट का करवाते हैं और एक दिन एग्रीकल्चर का करवाते हैं। तो एग्रीकल्चर के 3 मॉडल पेपर सेट ऑलरेडी हम करवा चुके हैं और आज हम सी सेट का मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख लेना, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है कृषि विस्तार अधिकारी के नाम से, वहां पर जाकर के आप एग्रीकल्चर वाले तीनों प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चले शुरू करें। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। ठीक है, 5 तारीख से एग्जाम है, एग्जाम एनालिसिस भी हम करवाएंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए रहेगा। आप लोग प्रश्न जो है भेजेंगे एग्जाम देने के बाद में। ठीक है, चलिए वो बाद में बात करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हिंदी से हम शुरुआत करने वाले हैं। ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन वही हैं 2026 में एमपीएसबी एप्टेक ने जो रिसेंट में पूछे हैं, वही क्वेश्चंस को हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के तौर पर बनाकर ला रहे हैं। तो एकदम ताजे ताजे प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, 2026 वाले। बताइए, अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। हेम हो जाएगा, पवनासन हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा या फिर बहिर्द्वंद हो जाएगा। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंतर्द्वंद का उल्टा क्या होगा, बहिर्द्वंद हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अंतर्द्वंद का क्या अर्थ होता है। तो अंतर्द्वंद का अर्थ होता है मन के भीतर आपस में चलने वाला द्वंद, यानी किसी बात को लेकर के आप मन ही मन में अंदर ही अंदर जो है घुट रहे हैं, तो उसको कहते हैं क्या, अंतर्द्वंद चल रहा है अंदर ही अंदर। ठीक है, यानी या फिर वैचारिक संघर्ष आप अंदर ही अंदर कर रहे हैं। इसका सटीक विलोम बहिर्द्वंद होता है, जिसका अर्थ होता है बाहरी रूप से होने वाला संघर्ष। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन में किसी बात को रख लेते हैं, ठीक है, फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात होती है मुंह पर कह देते हैं भैया, है ना, फिर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, बहिर्द्वंद कहते हैं। ठीक है, और हमेशा दूसरे नंबर वाले व्यक्ति अच्छे होते हैं, जो बात मन में हो डायरेक्ट कह दो। ठीक है ना, बाद के लिए बचा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो फिर एक तरह की विष बन जाता है मन के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, बताइए, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ होगा, अच्छे समाज को एक बुरा व्यक्ति कलंकित कर देता है। बताइए, ये जो लोकोक्ति है, कौन सी ऐसी लोकोक्ति होगी जो इस पूरे वाक्य को संदर्भित करेगी, पूरे वाक्य के बारे में बताएगी। एक पंथ दो काज, या फिर एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, या एक टकसाल के ढले हैं, या एक हाथ से ताली नहीं बजती। बताइए, अच्छे समाज को एक बुरा व्यक्ति खराब कर सकता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो यही अर्थ निकलेगा, एक बुरा व्यक्ति अच्छे समाज को गंदा कर सकता है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखिए। इस लोकोक्ति का सीधा आशय है कि जिस प्रकार एक खराब या सड़ी हुई मछली पूरे तालाब के पानी को दूषित करने की क्षमता रखती है, ठीक उसी प्रकार एक बुरे आचरण वाला जो व्यक्ति होगा वो पूरे अच्छे समाज की छवि को खत्म कर देगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप सबको पता है 5 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। समय बहुत कम बचा हुआ है, तो जिन लोगों की तैयारी हुई है लेकिन मन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सब सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है लेकिन एग्जाम देने जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अभी भी मौका है। आप हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के बढ़िया से अभी भी तैयारी कर सकते हैं मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी की, क्योंकि देखो समय सब लोगों को कम ही मिला है। जो यहाँ पर अच्छे से खेल जाएगा, यानी कि 70% जो अपना सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम देने जाएगा, उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का होना तय है। ठीक है, और ये 70% सिलेबस आप किसी वीडियो कोर्स के थ्रू अब इतने कम टाइम में नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के अपना सिलेबस कंप्लीट करके, बाकी हमने PYQ वगैरह भी इसमें दे रखे हैं, MCQ भी दे रखे हैं, मॉडल पेपर सेट भी आपको हम दे रहे हैं, ये सब इसी में मिलने वाला है आपको मात्र 199 रुपए में। सर प्राप्त कैसे करेंगे, तो कोई बड़ा काम नहीं है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, डायरेक्ट ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसी पर 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है व्हाट्सएप के रूप में। ठीक है, जैसे हमारे पास आपका स्क्रीनशॉट आएगा, हम तुरंत की तुरंत आपको 2 लिंक प्रोवाइड कराएंगे। एक पे पूरा सी सेट रहेगा जिसमें हिंदी इंग्लिश
मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, 500 प्रश्न कंप्यूटर के भी डाल दिए, 500 प्रश्न हिंदी के भी डाल दिए। वो सारे आपको सीसेट वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा। दूसरा हम आपको एग्रीकल्चर के ग्रुप में ऐड करेंगे, जो आपका पूरा का पूरा 10 की 10 यूनिट हमने उसमें पूरी कंप्लीट करा रखी है। थ्योरी नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर 2023-2025 के प्रश्न हैं, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो बढ़िया से आपकी पूरा सिलेबस भी हो जाएगा और पूरी तैयारी भी आपकी हो जाएगी और PYQ लगा करके आप बढ़िया से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। मॉडल पेपर सेट भी आपको इसी ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। तो पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी और बढ़िया से तैयारी करके जाइए। इतनी वैकेंसी फिर अब दोबारा नहीं आने वाली है। प्रोसेस ये बहुत फास्ट चलने वाली है। आप मान करके चलिए अक्टूबर की वैकेंसी खींच करके ले आए हैं और ये आप मान लीजिए जुलाई में इसका एग्जाम करवा रहे हैं, अगस्त में एग्जाम करवा रहे हैं, तो ये मान के चलो 2 महीना भी नहीं लगेगा इस भर्ती को क्लियर होने में। 2 महीने के अंदर अंदर आपके नाम के आगे मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी लग जाएगा, जिस तरह से इन लोगों के नाम के आगे लगा था जिन लोगों ने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की थी, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग ये नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। चलिए चलते हैं, प्रश्न नंबर अगला है आपके सामने, देखिए प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है? बताइए, मैं, तुम, ये या फिर आप। अब ये आप पर ग्रीन लगा है तो इसको आंसर मत समझ लेना, ये गलती से ग्रीन हो गया है, ठीक है ना। आंसर ग्रीन कर रहे थे तो ये भी साथ में हो गया है। बताइए कौन सा होगा उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत, कौन सा आएगा? बताइए, 4 ऑप्शन ये रहे। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये जो मैं है ना, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है। देखिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो उत्तम होता है, मध्यम होता है और अन्य पुरुष होता है। ये बात क्लियर हो गई। वक्ता जो बोलने वाला होता है, ये जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने स्वयं के लिए करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। भाई हम अपने आप को बहुत उत्तम मानते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम खुद के लिए कर रहे हैं वो उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं हो गया, हम हो गया, ये सब उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। तत्सम और तद्भव की बात यहाँ पर की गई है। अभी कल हमने 500 प्रश्न कराए थे, उसमें तत्सम तद्भव के PYQ बहुत अच्छे से करा रखे हैं, बहुत सारे PYQ करा रखे हैं, ठीक है। उनको भी आप लोग देख लेना और PDF भी हमने डाल रखी है ग्रुप में, वहाँ से ले लेना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। साग, हंसी, लज्जा, कुआं। देखो तत्सम होता क्या बता रखा है? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे के सीधे किस में आ गए? हिंदी में आ गए हैं। कोई उन्होंने परिवर्तन नहीं किया है, उनको हम तत्सम कहते हैं। और जिनमें परिवर्तन हो जाता है उनको तद्भव कहते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर लज्जा हो जाएगा। लज्जा एक संस्कृत शब्द है, अर्थात यह तत्सम शब्द है, ठीक है। सेम टू सेम वहाँ से उठाकर हिंदी में लाए हैं और सेम टू सेम प्रयोग में लाया जा रहा है, यानी कि ये आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। लज्जा संस्कृत भाषा का मूल शब्द है, अर्थात ये तत्सम है, जिसका तद्भव रूप लाज होता है, ठीक है ना। इसके विपरीत जो साग है, इसको साग कहते हैं, हंसी को हास्य, कुआं को कूप, ये सब परिवर्तित होकर के आए हुए हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का सही उदाहरण नहीं है? मेरे भाई नहीं शब्द लगा हुआ है, देख लेना है ना, पेपर में भी आपको देखना है, नहीं तो नहीं लगा है ना, नहीं शब्द लगा है तो इस पर गौर करना है आपको। अच्छा, गुण स्वर संधि का एक हमने आपको ट्रिक बताई थी, एक मात्रा अगर ऊपर लगी होगी तो वो गुण स्वर संधि हो जाएगी, 2 मात्रा लगी है तो आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तो देखो ऐसा कौन सा 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शब्द है जिस पर ऊपर एक मात्रा नहीं लगी है? तो हम साफ साफ देख रहे हैं, राजेंद्र में तो लगी है, जलोर्मी में तो लगी है, हितोपदेश में तो लगी है सर, लेकिन परीक्षार्थी में नहीं लगी है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। परीक्षार्थी शब्द जो है वो गुण स्वर संधि का उदाहरण नहीं होगा। तो किसका होगा वो आइए आगे देख लेते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देखिए परीक्षार्थी शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना तो परीक्षा प्लस अर्थी हो जाएगा, जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ और आ मिलकर के बड़ा आ बन रहे हैं। बाकी सभी जो हैं वो आपके किसके? गुण स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है ना? समस्या क्या थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी है ना, तो ऐसे में फ़ैन वैन चलाने में बड़ी समस्या हो रही थी, आपको आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो हमने क्या किया, AC वाले रूम में शिफ्ट हो गए, ठीक है भाई। अब दूसरे के रूम में ही शिफ्ट होना पड़ेगा, क्या करें अब अगर वीडियो बनाना है ना, और बार बार रोकना पड़ता था वीडियो को, परेशानी भी होती थी, तो जल्दी जल्दी भी करना पड़ता था, सही से समझा नहीं पाते थे है ना गर्मी की वजह से। तो हमने कहा चलो अब 1-1.5 घंटे के लिए दूसरे का रूम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। चलता रहता भाई, भाईचारा बना कर रखना चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद आपसे पूछा गया है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलूल, मनु सरोज बढ़ जाई, घटत घटत पुनि ना घटे, बरु समूल को मलाई। बताइए इसमें कौन सा छंद है? बताइए, रोला है, चौपाई है, हरगीत का है या फिर दोहा है? कौन सा छंद है? चलिए आंसर देखते हैं फिर आपको समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये एक प्रकार का क्या है? दोहा है। तो दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। कैसे? देखिए, यह कविवर बिहारी जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध दोहा है। दोहा एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना, यह एक अर्धसम्मात्रिक है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। जब आप पहला और तीसरा चरण काउंट करेंगे ना तो 13-13 मात्राएं आपको मिलेंगी। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं मिलेंगी, यानी इसमें और इसमें आपको 11-11 मात्राएं मिलेंगी। आप काउंट करके देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से संभाव्य भविष्यकाल का सही उदाहरण कौन सा है जहां पर भविष्य में संभावना बनी रहती है। आइए देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भविष्य की संभावनाओं के बारे में बता रहा है। अनुराग लिख रहा है, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहे हैं, संभवतः आज ट्रेन ना आए। भाई संभवतः शब्द ही आपको लगा हुआ मिल गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें भविष्य में आने वाली संभावना के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही हमारा हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। पूरा सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से एकाएक में कौन सा समास है, बताइए एकाएक में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है। आइए आंसर देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एका शब्द है ना, ये इसमें अव्यय के रूप में, उपसर्ग के रूप में लगा हुआ है। देखिए एकाएक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अचानक, है ना, ये अचानक से कोई आ गया, यानी एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक अगर आ जाए तो हम कहते हैं अचानक कोई आ गया है। इसमें प्रथम पद अव्यय है और वही प्रधान भी है, ठीक है ना, अतः यह एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है एकाएक जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, ठीक है। अब जो नोट्स हमने दी हैं ना उसमें आप देखेंगे समास को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। ये भी देखो इन्होंने गलत प्रिंट कर दिया, कलर भी कर दिया, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 9 है, वाक्य है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। इसमें योजक शब्द निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। योजक क्या होता है? योजक होता है जो किसी भी दो वाक्य को आपस में जोड़ दे, हम उसको योजक कहते हैं। बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है मेरे भाई, बताइए। सही आंसर आपको दिख रहा है भाई, और जो शब्द है ये इन दोनों को जोड़ रहा है, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। ये कलर इन्होंने गलत कर दिया है ना, ये डी कर दिया है, तो इसको हम सही करवा देंगे, परेशान नहीं होना आप, ठीक है। देखिए तो व्याकरण में योजक वे अव्यय होते हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो और के द्वारा इनको जोड़ा जा रहा है। चलें प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। खटखट से खटखटाना, थप-थप से थपथपाना, भन-भन से भन-भनाना निम्नलिखित में से किस क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे? ये बताइए किस क्रिया के उदाहरण, खटखटाना, थपथपाना, भन-भनाना किस क्रिया के उदाहरण होंगे? अनुकरणात्मक के, पूर्वकालिक के, द्विकर्मक के या फिर संयुक्त क्रिया के? सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ये अनुकरणात्मक क्रिया के सही उदाहरण हो जाएंगे। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ MPESB, ESB, एपटेक के रीसेंट क्वेश्चन हैं, ये रीसेंट अभी पूछे गए 2026 में, वो वाले क्वेश्चन हैं जिनके रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से आपकी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अपने मन से कोई प्रश्न नहीं बनाकर ला रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। देखिए अब क्या होता है, ये क्रियाएं कौन सी होती हैं अनुकरणात्मक? तो देखिए जो क्रियाएं किसी वास्तविक या कल्पित व्यक्ति के अनुकरण यानी कि नकल से बनाई जाती हैं उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। भाई भन-भन से भन बनाना तो नकल करके बना ली हमने, है ना। जैसे खट-खट, थप-थप जैसी ध्वनियों से बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुकरणात्मक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अरे आंसर तो नहीं देखा आपने देख लिया होगा। चलिए 11 नंबर देखिए। निम्नलिखित शब्द युग्म में वाद विवाद के सही अर्थभेद का चयन करना है, यानी वाद और विवाद ये आपको अर्थभेद दे रखा है, इसका अर्थभेद आपको बताना है क्या अर्थ होगा। मेदा या पेट होगा, सकल या फिर टुकड़ा होगा, संकट या बैलगाड़ी होगा, तर्क या झगड़ा होगा। क्या होगा भैया इसका सही आंसर? तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इस वाद का अर्थ होता है तर्क और इस विवाद का अर्थ होता है झगड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से रस एवं उसके स्थायी भाव के संबंध में असंगत यानी कि बेमेल शब्द आपको चुनना है कि कौन सा यहाँ पर सही नहीं लिखा हुआ है। क्या वीर का जो स्थायी भाव उत्साह होता है, भयानक का क्रोध होता है, हास्य का हाथ होता है, शांत का निर्वेद होता है? बताइए कौन सा इसमें से गलत लिखा हुआ है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भयानक का क्रोध नहीं होता है, भयानक का भय होता है, ठीक है। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, क्रोध जो है ना वो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, इस वजह से ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? बताइए अयोगवाह कौन से होते हैं? तो आपने कई बार पढ़ रखे होंगे, अंग और आहा। अंग और आहा को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। बहुत पूछा जाता है, फेवरेट प्रश्न है ESB एपटेक का, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का सही शब्द युग्म कौन सा नहीं है? देखो भैया नहीं शब्द लगा हुआ है, ठीक है ना। कौन सा एक वचन और बहुवचन का सही शब्द युग्म नहीं है? बताइए शासक का क्या शासक वर्ग होता है, शिक्षक का क्या शिक्षक वृंद होता है, माता का पिता होता है, लेखक का लेखक गण होता है? भाई साफ साफ दिख रहा है माता का जो ये है ये विलोम होगा, ना कि एक वचन बहुवचन होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, देखिए तो माता पिता एक वचन और बहुवचन का युग्म नहीं है, बल्कि ये विपरीतार्थिक लिंगों का शब्द है, लिंगों का युग्म है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको द्वंद्व समास देखने को मिलेगा। जब विपरीत अर्थ में बात की जाए तो द्वंद्व समास होता है, जैसे कड़ी चावल, माता पिता, भाई बहन। ठीक है ना, अन्य सभी विकल्पों में एक वचन के साथ उनके उचित बहुवचन वृंद, वर्ग और गण लगा करके सही बनाए गए हैं। यानी बाकी के जो शासक वर्ग हैं, शासक का प्लूरल शासक वर्ग होता है, शिक्षक का शिक्षक वृंद होता है, लेखक का लेखक गण होता है, बाकी तीनों सही हैं, ये केवल गलत है। ठीक है भाई। 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा होगा। सामान्य वर्तमान काल यानी कि सिंपल की बात की जा रही है, बताइए कौन सा होगा। सिंपल प्रेजेंट, वह कोलकाता जाता है, राम विद्वान था, संभाव आज वह विद्यालय जाएगा, श्याम आ रहा होगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है वर्तमान काल की जब बात कर रहे हैं तो ता है, ती है, ते हैं, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा जब टेंस पढ़ रहे होंगे, ता है, ती है, ते हैं आना चाहिए भैया। ये कौन सी में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, वह कोलकाता जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये रहा पूरा सॉल्यूशन आपका। चलिए, तो 15 प्रश्न आपके हो गए हिंदी के। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 15 में से कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं, और हम चलते हैं इंग्लिश की ओर। ये रहा आज का इंग्लिश का पहला प्रश्न, बताइए। एक्टिव पैसिव भर भर के आते हैं, सब लोग जानते हैं। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन में ए सेंटेंस हैज गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये भी नहीं बता रहा भाई एक्टिव में दिया है कि पैसिव में दिया है, तुमसे कह रहा है या तो ये एक्टिव में दिया है या पैसिव में दिया है, तुमको चेंज करना है। सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव। यानी कि अगर ये एक्टिव में दिया है तो बताओ पैसिव में कौन सा सही लिखा है, अगर ये पैसिव में दिया है तो बताओ एक्टिव में कौन सा सही लिखा है। ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। एक्टिव पैसिव के लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं, पहले पहचान करते हैं। Why are the people not being helped to set up their business by the state government? यानी कि जो पीपल लोग हैं इनकी बिजनेस को सेट करने में गवर्नमेंट के द्वारा मदद क्यों नहीं की जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। अब हमको पहले फाइंड आउट करना है भाई ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो पहचान क्या होती है, अगर कहीं पर बीइंग लगा है तो बीइंग किस में लगता है भाई, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसको हम पैसिव बनाते हैं तो बीइंग लगा देते हैं। हमको याद आ गया, हाँ सर बीइंग लगाते हैं, आपने अच्छे से पढ़ाया था। तो जिसमें अगर बीइंग लगा हुआ यानी ये तो भाई पैसिव में दिया गया है, पैसिव में दिया गया है, इसका हमें एक्टिव में चेंज करना है। अच्छा एक्टिव हम कैसे चेंज करेंगे भाई, अगर बीइंग लगा है यानी कि ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, तो इसको चेंज किस में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सर सहायक क्रिया क्या होती है, इज और एम और आर होती है। साथ में जो है सहायक क्रिया के साथ में मतलब वर्ब में आईएनजी लगी रहती है। तो चलो देखते हैं किसमें वर्ब में आईएनजी लगी है और इज एम आर लगी है। जिसमें नहीं लगी होगी उसको पहले आउट कर देंगे। तो चलो देखो चेक कर लेते हैं। पहला वाला देखो, पहले वाले में तो इज है सर, सही हो सकता है, इसमें भी इज है, ये भी सही है। इसमें तो डज लगा रखी है भैया, डज नहीं लगेगा, ये तो गलत हो गया भैया, हट जाओ। तो ऑप्शन सी कट गया। बाकी सब में हम देख रहे हैं कि सर बाकी सब में तो सब कुछ लगा हुआ है, यानी कि बाकी सब में सर हमको एक बार फिर से देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलो चेक कर लेते हैं। अब देखो कह रहे हैं कि जब भाई स्टेट गवर्नमेंट ये सिंगुलर है, प्लूरल तो है नहीं भाई, इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम कर्ता बनाएंगे ना। अगर एस या ईएस लगा होता तो ये प्लूरल होती। अब यहाँ पर तो दिख रहा है कि ये तो सिंगुलर है सर स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर क्या लगेगा, इसके साथ में केवल इज लगेगा। अब जहाँ पर आर लगा है उसको उड़ा दो, यहाँ पर आर दिख रहा है तो ये गया, दो तो ये कट गए। ठीक है, अब ये 2 बचे हैं। अब इन 2 बच्चों में 2 जो बचे हैं इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई वाई के बाद में यहाँ पर इज लगा है और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के बाद में इज लगा हुआ है। तो अब क्या करें सर, हम जानते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन मतलब कि जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन होता है उसमें कर्ता के पहले इज लगाते हैं, है ना, कर्ता के पहले इज लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वाई इज द स्टेट गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द पीपल टू सेटअप देयर बिजनेस, यानी कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है लोगों का उनको बिजनेस को सेटअप करने में मदद क्यों नहीं कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपका एक्टिव पैसिव का क्लियर हो गया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है ना। चलिए बाकी सॉल्यूशन यहाँ पर दिया, बहुत अच्छे से आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लाइट भी कट रही है बीच बीच में फालतू में। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। यानी कि यहाँ पर एक ईडियम दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो ईडियम फ्रेज की सही मीनिंग बता रहा है मेरे भाई, बताओ कौन सा है। तो यहाँ पर जो ईडियम दिया है वो दिया है सेटल एन ओल्ड स्कोर। ठीक है, सेटल एंड ओल्ड स्कोर दिया हुआ है। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि भाई ये किसका अर्थ होता है और ये क्या होता है, बताइए। चलिए 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये पता करना है सेटल एंड ओल्ड स्कोर का अर्थ क्या होता है। तो सेटल एंड जो ओल्ड स्कोर है इसका अर्थ होता है पुरानी दुश्मनी निकालना या अतीत में हुए किसी गलत काम का बदला लेना। यानी किसी भी गलत काम का आप बदला ले रहे हो जो पहले हो चुका है, उस दुश्मनी को आज निकाल रहे हो, उसका अर्थ होता है सेटल एंड ओल्ड स्कोर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये कौन सा अर्थ दिखा रहा है, तो
ए नंबर दिखा रहा है टेक रिवेंज फॉर अ पास्ट रॉन्ग, यानी कि जो पास्ट में कोई गलती हो चुकी है उसका आप अगर रिवेंज निकाल रहे हैं उसको हम कहते हैं टैक्स मतलब सेटल एंड ओल्ड स्कोर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। ये भी आपका इडियम फ्रेज है। आउट ऑफ द लूप, यानी कि लूप क्या कहते हैं भाई, मेन लाइन पर गाड़ी चल रही थी, अब मेन लाइन से हटाकर गाड़ी को लूप में डाल दिया है ना, कि बीच वाली लाइन पर डाल दी, इसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता है उस लूप में डाल देना। तो बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ द लूप का क्या अर्थ निकलेगा। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, आंसर लगा लीजिए, फिर आपको आंसर बताते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नॉट, ऑप्शन नंबर डी, नॉट प्रिवी टू द मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, देखिए पहले आउट ऑफ लूप का अर्थ होता है, ये एक अंग्रेजी मुहावरा जिसका अर्थ होता है किसी विशेष समूह की नवीनतम जानकारी या चर्चाओं से बाहर होना। मतलब कि आपको लूप में डाल दिया, कहते हैं इसको लूप में डाल दिया है, यानी जो भी अपडेट चीज़ होंगी, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको लूप में डाल दिया गया है तो जो भी अपडेटेड चीज़ होगी वो आपको नहीं बताई जाएगी, ठीक है ना। तो यही इसका अर्थ निकल रहा है, यानी कि उन सारी चीज़ों से आपको अनजान रखा जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉट प्रिवी टू द मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है वो किसी को ना बताई जाए तो उसको कहते हैं आउट ऑफ द लूप, यानी कि उसमें उसको उठा करके लूप में डाल दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपका मॉडल से है। देखिए सॉरी, ये देखो, हाँ अब देखो सही दिख रहा है ना, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं, और छोटा कर दें, अब दिख रहे होंगे चारों ऑप्शन, ठीक है ना। चलो कह रहे हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि इसमें आपको ब्लैंक भरना है और ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। चलो बताओ। आवर साइंटिफिक मॉडल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मूविंग टुवार्ड ए डिज़ाइन सेंट्रिक फ्रेमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इन चारों ऑप्शन में से एक चीज़ भरना है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे सर क्या भरें। तो देखो क्या कह रहे हैं भाई, इसको पता करने के लिए हम देखेंगे मॉडल्स। मॉडल्स का अर्थ है कि भाई यहाँ पर जो है ना ईएस लगा हुआ है, यानी कि ये तो प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब के साथ में हमको क्या है एस या ईएस नहीं लगा होना चाहिए, ऐसा हमको जो है यहाँ पर क्रिया लगानी होगी जिसमें एस या ईएस नहीं लगा होगा ना। भाई जानते हो ना भाई, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीधा सीधा है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ प्लूरल है तो उसके साथ में एस या ईएस नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है ना। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कहता है, सिंगुलर के साथ में एस और ईएस लगाते हैं भाई, जैसे गो वेंट गॉन है ना, तो गोज लगा देते हैं, सी गोज टू मार्केट, यानी एस और ईएस लगा देते हैं सिंगुलर के साथ में, और प्लूरल के साथ में कुछ नहीं लगाते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये तो प्लूरल दिया हुआ है, यानी ऐसी वहाँ से वो वर्ब उठाएंगे जिसमें एस या ईएस नहीं लगा हो। कौन सा हो जाएगा भाई, देखो इसमें एस ईएस लगा है, ये हट जाएगा, यानी हमको यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है। तो ये हट गया, आईएनजी इसमें लगेगी नहीं, हटा दो इसको। टू लगी हुई है, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये भी नहीं लगेगी, टू नहीं लगना चाहिए था। अगर टू नहीं लगी होती तो यहाँ पर आ जाता है ना, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीधे सीधे डेमोन्स्ट्रेट को यहाँ पर उठा करके रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आवर साइंटिफिक मॉडल डेमोन्स्ट्रेट, बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए, वाक्य का जो सब्जेक्ट है ना आवर साइंटिफिक मॉडल्स, ये बहुवचन है, प्लूरल है, हम जानते हैं भाई ये प्लूरल है, और इसलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। और जो डेमोन्स्ट्रेटर है जो वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लूरल वर्ब में लिखा हुआ है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता यानी एस नहीं लगा होता तो हम एस या ईएस वाली को ले लेते, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब है इसलिए हमको वहाँ पर आगे प्लूरल वर्ब ही लगाना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए करेक्ट ऑप्शन आपको भरना है। द मैनेजर एक्सपेक्टेड डैश द न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस, यानी कि ये मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहा था, ये उम्मीद कर रहा था कि जो नई पॉलिसी आने वाली है उसको हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें लागू कर देंगे। तो लागू करने का अर्थ क्या होता है, इम्प्लेंट्स होता है, टू इम्प्लेंटेड हो जाएगा, या फिर टू इम्प्लीमेंट हो जाएगा, या फिर इम्प्लीमेंटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। तो द मैनेजर एक्सपेक्टेड, ईडी लगा हुआ है, अब अगर ईडी लगा हुआ है तो भाई ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, इस वजह से क्या हो जाएगा, टू इम्प्लेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो एक्सपेक्ट वर्ब है ना, यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, जो एक्सपेक्ट वर्ब है आमतौर पर टू इन्फिनिटिव का ही प्रयोग किया जाता है, ये अपने साथ में लेकर के चलती है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट जहां पर भी आपको मिलेगी वो अपने साथ में हमेशा टू को लेकर के चलेगी। तो ये शब्द जहां पर भी आपको मिले आप अपने आप टू वाला ऑप्शन जो है चुन लेना, ठीक है। तो टू प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है, ये भी हम जानते हैं कि भाई टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू प्लस V1 वाला अपन को जो है चेक करना था कहाँ पर था। ये दो हमको देख रहे थे जिसमें टू लगा हुआ था, लेकिन ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, और टू के साथ में हमेशा V1 आता है, टू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस वजह से जो है हमने ऑप्शन नंबर सी उठाया,
टू इम्प्लीमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि ये जो नई पॉलिसी है इसको ये मैनेजर एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि इसमें हम क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। देखिए टू इम्प्लीमेंट का प्रयोग बिल्कुल सही रहेगा। इसका अर्थ है मैनेजर को आगामी सम्मेलन के दौरान नई मार्केटिंग रणनीति लागू होने की उम्मीद थी। तो ये उम्मीद की वजह से टू इम्प्लीमेंट सही आंसर होगा। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से प्रश्न पूछा गया है। क्या कह रहे हैं, द चीफ जस्टिस सेड वी विल नॉट बी लीविंग द कोर्ट विदाउट द वर्डिक्ट। यानी कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं बिना इस फैसले को किए हुए इस कोर्ट को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। बताइए इसका क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देते हैं, थर्ड फॉर्म हम कर देते हैं। तो पहली बात विल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वुड हो जाएगी, है ना। ये तो हम जानते हैं विल की थर्ड फॉर्म वुड होगी। अब देखो कहाँ कहाँ पर वुड लगी है और कहाँ कहाँ पर नहीं लगी है। जिसमें नहीं लगी हो पहले उसको हटा दो, ठीक है। तो देखो कहाँ पर लगी है वुड, यहाँ पर तो वुड है, सही है। यहाँ पर वर लगी हुई है ना, वर नॉट लगा दिया तो ये हट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला गया। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी भी चला जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि इसमें विल नॉट लगा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी चला गया। अब कौन से बच रहे हैं, दो ऑप्शन हमारे पास में बच रहे हैं। द चीफ जस्टिस सेड दैट दे वुड नॉट बी लीविंग द कोर्ट विदाउट द वर्डिक्ट, और दूसरा बच रहा है द चीफ जस्टिस से। अब से थोड़ी लगता है भाई, से नहीं लगता है। हमेशा जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड का प्रयोग करते हैं ना, सेड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर से लगा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। कौन सा बचा, एकमात्र बचा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नियम पता है ना तो आप बिना पढ़े हुए, बिना अर्थ निकाले हुए भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक बार सर्च करना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बाय सक्सेस जंक्शन, तो सारे नियम वाली जो वीडियो है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यानी कि ये जो वर्ड दिया गया है इसकी अपोजिट जो है वो इन चारों में से कोई एक इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा है। तो बताइए इसका उल्टा क्या होगा, बताइए। इनएलिनेबल दिया हुआ है, इसका उल्टा क्या होगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलो आंसर देख लेते हैं। पहले ये हमको पता होना चाहिए इन एलिनेबल का अर्थ क्या होता है ना। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांसफरेबल हो जाएगा। इनएलिनेबल का अर्थ होता है ऐसी चीज जिसको आप किसी को दे ना सको, किसी को ट्रांसफर ना कर सको, है ना, वो केवल आपके पास ही रहेगी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऐसी चीज जिसको हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इनएलिनेबल का अर्थ होता है जिसे छीना या हस्तांतरित ना किया जा सके, और ट्रांसफरेबल का अर्थ होता है ऐसी चीज जिसको हम हस्तांतरित या फिर दूसरे को दे सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट अपोजिट द मीनिंग ऑफ गिवन। यानी कि यहाँ पर भी आपसे अपोजिट ही पूछा जा रहा है। लुक्बीरियस का अपोजिट आपसे पूछ रहे हैं, बताइए लुक्बीरियस का अपोजिट इनमें से क्या हो जाएगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। तो लुक्बीरियस का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कैसा रहता है, एकदम मतलब मन उसका उदास रहता है, ठीक है। तो उदास वाले को हम लुक्बीरियस कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा, यानी हमेशा प्रसन्न रहने वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए लुक्बीरियस का अर्थ होता है अत्यधिक उदास रहने वाला, शोकग्रस्त या फिर निराशाजनक। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शोकग्रस्त है, निराशाजनक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लुक्बीरियस कहेंगे, और इसका उल्टा हो जाएगा चीयरफुल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लाइट भी चली गई मेरे भाई, ऐसा अपना भाग गया है ना, दूसरे का रूम लिया तो लाइट ही चली गई, अब एसी भी नहीं चल रही है। चलो अगला है चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट अपोजिट इन द मीनिंग। फिर से आपसे अपोजिट पूछा गया है। आर्बिट्री का आपसे अपोजिट पूछा गया है। आर्बिट्रेरी का अपोजिट क्या हो जाएगा। ये चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या हो जाएगा आर्बिट्री का अपोजिट। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डेलिबरेट हो जाएगा। अब आप पहले ये देखिए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो आर्बिट्री का अर्थ होता है मनमाना, यानी मनमाना या बिना किसी पूर्व योजना के कोई काम करना है, अपने मन की करना, तर्क या नियम से किया गया जो काम ना हो उसको हम कहते हैं मनमाने ढंग से कर रहा है। इसका सही एंटोनिम, सही विलोम क्या हो जाएगा, डेलिबरेट। डेलिबरेट का अर्थ होता है सोच समझ करके कोई काम करना, जानबूझकर कोई काम करना, उसको हम डेलिबरेट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी ये पूरा सेंटेंस दिया गया है, दो आपको फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं, दोनों फिल इन द ब्लैंक को आपको फुल करना है। अच्छा इसमें क्या कहा क्या जा रहा है ये समझो। इसमें आपसे कलेक्टिव नाउन के बारे में पूछा गया है, यानी शिप के कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं और जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट होते हैं उनके कलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, वही आपको यहाँ पर भरना है। कह रहे हैं द डैश ऑफ शिप्स इन द हार्बर सेल्ड ग्रेसफुली, यानी कि जो हार्बर यानी कि जो वो होते हैं बंदरगाह होते हैं, तो बंदरगाह पर शिप्स का बेड़ा लगा हुआ है, ठीक है ना। द सेल्स ब्लोइंग द विंड, यानी कि जो हवा है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। वाइल डैश ऑफ हिस्टोरियन डॉक्यूमेंट देयर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट, यानी कि जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर ये पूछ रहे हैं कि शिप्स का कलेक्टिव क्या होता है
और जो हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट होते हैं यानी हिस्टोरियंस का कलेक्टिव क्या होता है बताइए, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना, शिप्स जो जहाज वाला होता है इसका कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, फ्लीट हो जाएगा। जहाजों के बेड़े को फ्लीट कहते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो मतलब वो ऐतिहासिक लोग होते हैं जो इतिहास को लिखते हैं, इतिहासकार उनको कहते हैं, उनके झुंड को या फिर उनके समूह को क्या कहते हैं, असेंबली कहते हैं, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और ये वाला आपका जो है अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है एमपी डिप्टी जेलर का, उसमें ये पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। कलेक्टिव नाउन का सही प्रयोग पूछा गया है। जहाजों के समूह को दर्शाने के लिए फ्लीट कहते हैं, जहाजों का बेड़ा उसको हम कहते हैं। और इतिहासकारों विद्वानों के समूह को दर्शाने के लिए, हिस्टोरियन पीपल को दर्शाने के लिए असेंबली यानी कि सभा या समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यानी कि ये जो एक्टिव में दिया है इसको पैसिव में चेंज करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें सही से पैसिव में कौन सा चेंज हुआ है बताइए। द कैप्टन ऑफ द टीम ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग ऑन सैटरडे, ठीक है। अब देखो ईडी लगा हुआ है यानी कि ये तो भाई सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। अब बताओ इसमें से क्या हो जाएगा इसका सही। भाई ये बीइंग क्यों लगा रहे हो भाई, बीइंग तो किसके लिए लगता है, बीइंग तो लगता है इज एम आर के लिए, है ना। तो इज एम आर थोड़ी है यहाँ पर, अगर वाज वर्ब पहले दिया होता तो उसको वाज वर्ब को चेंज करने के लिए बीइंग लगता है, तो ये कट गया आपका, ठीक है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या होगा इनका आंसर, आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आपको आंसर बताते हैं। देखिए हैड बीन भी यहाँ पर नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज किस में होता है, जो है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो ये हैड बीन चला गया, वाज बीइंग चला गया, हाँ, वाज के साथ में टू बी नहीं लगा होना चाहिए, टू बी क्यों लगा रखा है, ठीक है। तो ये भी चला गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जहाँ तक है मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन सैटरडे बाय द कैप्टन ऑफ द टीम, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। हमने देखा कि ईडी लगा हुआ यानी कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, वाज और वर्ब होती है, लेकिन पैसिव बनाते हैं इसलिए सहायक क्रिया के साथ मतलब वर्ब के साथ में आईएनजी न लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हमने यही यहाँ पर फाइंड आउट किया, भाई वाज के साथ में टू बी नहीं लगता है तो ये गलत हो जाएगा, हेड भी लगा ये गलत हो जाएगा, वाज के साथ में बीइंग नहीं लगेगा तो ये गलत हो जाएगा, बचेगा कौन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, एक्टिव पैसिव को आप जो है एलिमिनेट मेथड के थ्रू, जो है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अच्छे से कर सकते हैं। 12 नंबर देखिए, कह रहे हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑप्शन गिवन, यानी कि ये जो आपका एफीमेरल दिया हुआ है, एफीमेरल का सिनोनिम क्या होगा वो आपसे पूछ रहे हैं, समानार्थी आपसे पूछ रहे हैं। बताइए, परमानेंट होगा, ट्रांसिएंट होगा, एंड्यूरिंग होगा, लास्टिंग होगा, क्या होगा इसका सही आंसर। एफीमेरल का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रांसिएंट हो जाएगा। एफीमेरल शब्द का अर्थ होता है क्षणभंगुर, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको छूते ही वो टूट जाए, ठीक है। इसका सिनोनिम ही आपसे पूछ रहे हैं, यानी अल्पकालिक या बहुत कम समय तक रहने वाला, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट जिसका अर्थ होता है अस्थायी या फिर क्षण भर के लिए, है ना। इसका अर्थ भी होता है अस्थायी और इसका अर्थ भी होता है अस्थायी, तो दोनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी टूट फूट सकता है, उसे हम अस्थायी कहते हैं, उसे हम जो है एफीमेरियल कहते हैं, और इसको हम ट्रांसिएंट भी कहते हैं, ठीक है। परमानेंट का क्या अर्थ होता है, जो हमेशा बना रहे, इसको परमानेंट कहते हैं। एंड्यूरिंग का क्या अर्थ होता है, जो लंबे समय तक चलता है उसे एंड्यूरिंग कहते हैं, ठीक है ना। लास्टिंग का क्या अर्थ होता है, तो लास्टिंग का भी अर्थ ये होता है जो काफी लंबे समय तक चलता रहे, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़े, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर कह रहे हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, यानी फिल इन द ब्लैंक आपको बनना है। आई नॉक एट द डोर बट गॉट नो, यानी कि मैंने दरवाजे पर नॉक किया यानी खटखटाया दरवाजे को, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला भैया, क्या नहीं मिलता, अगर आप दरवाजे को खटखटाओ और अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है भैया, है ना, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, रिस्पॉन्स यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा, पूरा सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। चलो 14 नंबर देखते हैं, थोड़ा टाइम खिंच रहा है इसमें, है ना, अभी मैथ रीजनिंग में भी टाइम खिंचेगा, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबी हो सकती है, 1.5 घंटे के आसपास की हो सकती है। चलिए, कह रहे हैं सोफी डिसाइड टू वॉलंटियर एट द एनिमल शेल्टर। सोफी ने डिसाइड किया कि जो एनिमल शेल्टर है, एनिमल का जो रहने का स्थान है, वहां पर जाकर के वॉलंटियर करेगी, यानी कि हेल्प करेगी। डैश सी लव द एनिमल, क्योंकि वो एनिमल को जो है क्या करती है, पसंद करती है। एंड वांटेड टू मेक अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द देयर कम्युनिटी, और वो अपने कम्युनिटी पर यानी आसपास के लोगों पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालना चाहती है कि अगर वो वॉलंटियर कर रही है तो आप लोगों को भी वॉलंटियर करना चाहिए, ऐसा वो कह रही है। तो वही कह रहे हैं भाई यहाँ पर क्या लगेगा बताइए, सिंस लगेगा, एज इफ लगेगा, ऑन लगेगा, बट लगेगा। तो बट का अर्थ होता है लेकिन, ऑन का अर्थ होता है पर, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा। एज इफ का मतलब होता है यदि, तो ये भी मतलब नहीं रहा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो वहां पर मदद कर रही चूंकि, तो यहां पर सिंस का जो अर्थ होगा वो सिंस का अर्थ चूंकि आता है, ठीक है ना। तो कभी कभी सिंस का अर्थ चूंकि भी आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा चूंकि। चूंकि सी लव द एनिमल, क्योंकि वो जो है एनिमल्स को एनिमल को पसंद करती है और लोगों को भी चाह रही, बाकी लोग भी जो है वो भी एनिमल को पसंद करें, इसलिए वो वहां पर जो है हेल्प करने, वॉलंटियर करने जा रही थी, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहे हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, बताइए क्या लगाएंगे यहाँ पर।
टुगेदर विथ ए डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड ट्रिप्सिन, यानी कि डाइजेस्टिव जितने भी पचाने वाले एंजाइम होते हैं उनको एक साथ मिला करके हम ट्रिप्सिन कहते हैं, ट्रिप्सिन कहते हैं। डैश क्रिएट अ हाईली इफेक्टिव मिक्सचर, यानी कि वो लोग मिलकर के एक हाईली इफेक्टिव यानी कि बहुत क्रिया करने वाला एक मिक्सचर का निर्माण करते हैं। ऑफ द स्लीप इनहेंसिंग पेप्टिडेस, यानी कि जो हमको नींद दिलाने वाले या जो भी वहाँ पर हमारे अंदर जीवाणु चले जाते हैं उनको खत्म करने के लिए एक प्रकार से वो क्या करते हैं, एक इफेक्टिव मिक्सचर का निर्माण करते हैं। बताइए क्या लगाएंगे, दिया लगाएंगे, देव लगाएंगे, दे लगाएंगे, दिलाएंगे, क्या लगाएंगे बताओ क्या लगाएंगे हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक पे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है क्या है, टुगेदर विथ अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड, यानी कि ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम मिल करके बन रहे हैं ना। तो जब बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम मिल करके बनते हैं यानी कि ये बहुवचन हो जाएगा, और बहुवचन के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दे क्रिएट ए हाईली इफेक्टिव मिक्सचर, यानी कि वे लोग मिल करके एक हाईली इफेक्टिव मिक्सचर का निर्माण करते हैं जो हमारे अंदर जो भी पेस्टिसाइड्स जाते हैं, जो भी जीवाणु जाते हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप बताएंगे इंग्लिश में 15 में से आपके कितने नंबर आए हैं। हम चलते हैं मैथमेटिक्स की ओर। चलो मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न मैथ का ये रहा। कह रहे हैं रीमा ने 120 रुपए में 8 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है, उन्हें 105 रुपए में 6 की दर से बेचा, अनुमानित लाभ प्रतिशत बताइए कि कितना लाभ हुआ है। ये भी आपका डिप्टी जेलर एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका एक निकाल लेते हैं ना। 120 में 8 वस्तुएं, यानी कि 120 में अगर इसने 8 वस्तुएं खरीदी तो एक वस्तुएं कितनी खरीदी है। आप लोग पहले सॉल्व करते चलना साथ साथ में ना, पहले आप लोग सॉल्व कर लो और आंसर बता दो, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। पहले आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर बता दो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए सॉल्व किया जाए, चलो सॉल्व करते हैं। देखो अब इसको काटा तो कितना आ जाएगा, 15 × 120, यानी कि जो सीपी थी वो सीपी कितनी हो गई, 15 हो गई। अब एसपी निकालते हैं। 105 रुपये में 6 की दर से बेच दी, यानी 105 में हम 6 का डिवाइड देंगे, दे दीजिए 6 एकन 6, ठीक है, 4 बची 45 बनी, 6 सत्ते 42, 17 हो गई। उसके बाद में कितना 6 पंचे 30, 17.5, यानी कि जो हमारी एसपी आ रही है वो 17.5 है, सीपी हमारी आ रही है 15 है, दोनों चीज़ हमारे पास में है। अब हम लाभ प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है। चलो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 17.5 में से 15 घटा दो, कितना बचेगा, 2.5 बचेगा, 2.5 बचा। नीचे सीपी रखना है, सीपी क्या थी हमारी 15 थी सर, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, बस हो जाएगा आपका। दशमलव हटाएंगे, 0 लगा देंगे। 25 छंगे 150 होता है, 25 चौके 100 होता है, हाँ सर बिल्कुल होता है। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाता है, सर बिल्कुल हो जाता है। 25 गुणा 2 यानी कि 50/3 आ गया। अब 50/3 अप्रॉक्स में कहाँ पर जाएगा, तो चलो करके देखते हैं। तो 3 एकन 3 भाई, 16 तिहाई 48 होता है, ठीक है, 2 बचेगा तो फिर 3 छः घटा 16.66 के आसपास आएगा। अब 16.66 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, तो साफ साफ दिख रहा है सर 17 जो है इसका सही आ जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, है ना। 16.66 मतलब 17 के आसपास आ रहा है, तो लगभग क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया से। चलें आगे बढ़ें। चलिए अगला कह रहे हैं माफ कीजिएगा, कह रहे प्रश्नवाची के स्थान पर क्या आएगा, बताओ। सॉल्व करो, पहले आप वीडियो पॉज कर लिया करो, सॉल्व कर लिया करो, ठीक है ना। बताओ क्या आएगा यहाँ पर, बताइए, सॉल्व कीजिए। चलो अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले भाग को सॉल्व करते हैं ना। तो 7 से हमने 280 काटा, कितनी बार जाएगा, 40 बार, ठीक है। ये 40 लिख लिया, अलग लिख लो, 40 लिख लिया, ठीक है सर। उसके बाद माइनस 16 और 9 का गुणा करो, 16 9 में 144, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस 441 को सॉल्व करो, जब इसका अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 441 क्या होता है, 21 होता है मेरे भाई, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो 40 और 21 को जब हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। तो 144 में से 61 घटा दीजिए, 144 में से यानी माइनस के 144 में से 61 घटा दो, तो 4 में से 1 गई, 3 बची, 14 में से 6 गई, 8 बची, और ये माइनस का चिन्ह, यानी कि माइनस का 83 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसका किसका सही निकला बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये भी आपका डिप्टी जेलर का ही है। बताइए, फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 12,000 रुपये है। यदि उनकी कीमतों का अनुपात 4, 5, 3 है तो सबसे सस्ती वस्तुओं की कीमत आपको बतानी है कितनी हो जाएगी, ठीक है सर। सॉल्व करते हैं भाई। 3 वस्तुओं की कीमत, औसत कीमत 12,000 है, तो टोटल निकालो, टोटल कितनी होगी। टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत में इसका गुणा कर देंगे, तो 12 3 36,000, यानी कि टोटल जो प्राइस जो खर्चा आ रहा है कितना आ रहा है, 36,000 रुपये का आ रहा है, ठीक है। और किस अनुपात में आ रहा है, तो 4, 5 और 3 के अनुपात में आ रहा है, ठीक है सर।
कह रहे हैं सबसे सस्ती वस्तु कौन सी होगी, तो सबसे सस्ती वही होगी जो 3 के बराबर होगी, है ना। सबसे छोटी संख्या 3 है तो 3 के बराबर होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, हमको सबसे सस्ती निकालनी है, यानी कि गुणा तो इसमें 3 का करना, ये कन्फर्म हो गया। इन सब को जोड़ लो और सबको जोड़ के नीचे रख दो। तो 5 4 9 3 12, 12 को हमने यहाँ पर नीचे रख दिया, जो कि टोटल हो गया भाई। यहाँ पर क्या होगा, टोटल पैसा, और यहाँ पर टोटल वस्तु हो गई जिस अनुपात में है। और हमको सबसे कम वाला निकालना था, सबसे कम का मान क्या था 3, तो 3 का हमने गुणा कर दिया। अब सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से काटो, 12 3 36, यानी कि 3000 आ जाएगा। ठीक है, 3000 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि 9000 हमारा आंसर होगा। जो सबसे सस्ती वस्तु होगी वो क्या होगी, 9000 की होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखो, इसको तो आप ट्रिक से भी उड़ा सकते हो, ट्रिक भी आपको बता देंगे और सॉल्यूशन भी बता देंगे। देखो, कह रहे हैं कुछ श्रमिकों के द्वारा 100 दिनों में एक काम को पूरा करना था। ठीक है, 16 श्रमिकों की अनुपस्थिति के कारण 108 दिन में काम पूरा हो पा रहा है, यानी 16 लोग नहीं आए, इस वजह से वो काम कितने दिन हो रहा है, 108 दिन हो रहा है। पहले कितने होना चाहिए था, पहले 100 दिन में होना चाहिए था। तो ये गैप कितने का आ रहा है, 8 दिन का गैप आ रहा है। और कितने की वजह से आ रहा है, इन 16 लोगों की वजह से आ रहा है। ठीक है ना, तो 16 मजदूर की वजह से 8 दिन का गैप आ रहा है। पहले आप सॉल्व कर लो फिर बताते हैं। सॉल्व कर लो पहले, आप अपने हिसाब से पहले सॉल्व कर लो फिर बताते हैं। सॉल्व कर लिया, चलो अब बताते हैं। देखो, तो 8 दिन का गैप आ रहा था, 16 मजदूरों की वजह से आ रहा था। तो एक मजदूर की वजह से कितने दिन का गैप आ रहा है, 2 दिन का गैप आएगा भाई। काट दो, 8 दूनी 16, एक मजदूर की वजह से 2 दिन का गैप आ रहा है ना। तो 108 दिन में ये काम पूरा हो रहा है, यानी कि 2 मजदूर अगर प्रतिदिन जुड़ जाते तो ये सही समय पर हो जाता काम। तो बस इसमें 2 का गुणा कर दो 108 में। ठीक है ना, अभी काम पूरा हो रहा है 108 दिनों में, लेकिन ये 2 मजदूर और जुड़ गए होते तो जो है पूरे मजदूर यहाँ पर फिक्स हो जाते, यानी 2 मजदूर प्रतिदिन जुड़ने चाहिए थे। 2 मजदूरों की वजह से तो ये कमी आ रही भाई 8 का भाग हमने 16 में दिया तो 2 आया है ना। तो 2 मजदूर और प्रतिदिन जुड़ते जाते तो काम इनका पूरा हो जाता, जो है कम दिनों में, 100 दिनों में ही पूरा हो जाता। कह रहा है कि वास्तविक श्रमिकों की संख्या कितनी है, तो 108 दिन में अगर 2 मजदूर जुड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, 216 मजदूर होते अगर, तो ये काम पूरा का पूरा 100 दिन में हो जाता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक देखो, एक आप कैसे कर सकते हैं, एक हमको दिख रहा था भाई इनका जब हम गैप निकालेंगे तो 8 आएगा, है ना। इनका जब गैप निकालेंगे तो 8 आएगा, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 8 से कटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो गैप है वो उसके मतलब जो ऑप्शन है वो गैप के बराबर से कटना चाहिए। तो 8 से कटने वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो चलो देखो, 8 से 226 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 6 बची 66 हो गई, तो 66 तो 8 से कटता नहीं है, तो ऑप्शन ए गया। 254, 8 3 24, 1 बचे 14 हो गया, 14 तो 8 से कटता नहीं, तो ये भी चला गया। 216, 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा, और 56 हो जाएगा। 8 से काटेगा, 8 7 56, यानी एकमात्र ऐसा ऑप्शन सी है जो 8 से पूरी तरह से कट रहा है, जो इनके अंतर से पूरी तरह से कट रहा है भाई, है ना। 100 और 108 का अंतर कितना, 8 आ रहा था, यानी 8 से कटने वाला जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 8 दिन का गैप हो रहा है। अगर ये मतलब 8 दिन का गैप नहीं होता, मतलब अगर ये 16 मजदूरों का गैप नहीं होता, तो ये काम कितने दिन में हो जाता, 8 दिन कम में हो जाता, यानी 100 दिन में पूरा हो जाता। लेकिन ये 8 मजदूर क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि 16 मतलब 8 दिन क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि 16 मजदूर काम छोड़ करके चले गए। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। बाकी सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन जो नॉर्मल वाला होता है M1 D1 वाला, वो भी हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख करके दे दिया है। ठीक है, M1 D1 करोगे तो फिर XY मान करके करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि दोनों का गैप निकाल लो। 8 दिन का गैप आ रहा है, यानी ऑप्शन 8 से कटना चाहिए। दूसरी बात, 8 दिन का गैप आ रहा है, और ये 8 दिन का गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि 16 मजदूर नहीं थे। 8 से काटेंगे, 1 मजदूर बराबर 2 हो गया। 108 दिन में काम हो रहा है, प्रतिदिन अगर 2 मजदूर जुड़ते जाते तो 100 दिन में काम हो जाता। तो 108 दिन में कितने मजदूर जुड़ेंगे, 216 मजदूर जुड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। लाइट आ जा रही है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये वाला सवाल देखो, ये भी आपका डिप्टी जेलर का ही है, 2026 का, अभी पूछा गया जून में एग्जाम जो हुआ है। कह रहे एक राशि ABCD को 3 5 8 9 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है सर, डी का शेयर ए के शेयर से 1872 रुपये अधिक है। जब भी आपसे किसी दोनों के अधिक के बारे में बात की जा रही है, अधिक है या कम है, तो ध्यान रखना उन दोनों के गैप की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, हम मान लेते हैं कि भाई इन सबको एक एक इतने रुपए मिल रहे हैं। ए को कितना मिल रहा है भाई, ए को मिल रहा है 3 रुपये, बी को 5 रुपये, सी को 8 रुपये, और डी को 9 रुपये। कह रहे हैं कि जो इनको मिल रहा है ना, तो इन दोनों का गैप यानी डी और ए का जो गैप है, इनका जो अंतर है वो 1872 के बराबर है। तो चलो देख लेते हैं ए और डी, यानी ए की वैल्यू कितनी है 9 मान लेते हैं, 9x मान लेते हैं। ठीक है, ए और डी, और ए की वैल्यू 3 है तो 3x मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का गैप कितने के बराबर है, 1872 के बराबर है। अब x का मान निकाल लो, फिर जो पूछेंगे वो अपन बता देंगे। तो 9x में से 3x गई, क्या बची, 6x बची। 6x बराबर कितना हो जाएगा, 1872 हो जाएगा। अब काट दो, 6 3 18। ठीक है, उसके बाद में 6 1 6, 6 2 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 312 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहे हैं ये, तो x की वैल्यू अलग लिख लो 312। ठीक है,
अब ये पूछ क्या रहे हैं, तो बी और सी की कुल धनराशि कितनी है। तो बी और सी की धनराशि देखो, बी का मान कितना है 5 और सी का मान कितना है 8, तो 5 + 8 यानी कि 13, ठीक है। तो बी और सी की धनराशि 13 है। तो वैसे तो आप अगर चेक करते हो 13 से जो ऑप्शन कट रहा था वो भी आपका आंसर हो जाता, लेकिन हम क्या करेंगे भाई, 13 हमारे सामने निकल करके आ गया, तो 13 का गुणा x की वैल्यू में कर देंगे, यानी कि 312 में 13 का गुणा कर देंगे। कर दो भैया, 13 दूनी 26 यानी 6 आना चाहिए। तो 6 दो ऑप्शन में आ रहा है, तो ये चला गया और ये चला गया, या तो ये होगा या ये होगा। चलो आगे करते हैं। 13 दूनी 26, 6 यहाँ से लगी 2, 13 का 13, 13 2 15, यानी कि लास्ट में 56 आना चाहिए। 56 भी 2 में आ रहा है सर, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 दूनी 26, यहाँ से लगी 2, 13 का 13, 13 2 15 हो गया, यहाँ से लगी 1, 13 3 39, 39 1 40, यानी 4 0 5 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। सॉल्यूशन ये रहा, आप सॉल्यूशन भी अच्छे से देख सकते हो। वैसे 13 से काट करके चेक करते तो 13 की डिविजिबिलिटी रूल से भी इसको चेक किया जा सकता था, 13 से भाग दे करके हम इसको देख सकते थे। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा समय लगेगा, मैथ है मेरे भाई, है ना। चलो क्या कह रहे हैं, देखो देखो थोड़ा और छोटा कर दें, हाँ अब सही है। ठीक है, चलो देखो, कह रहे हैं कि भाई 10 किलो संतरे का मूल्य 65 रुपये है ना। 10 किलोग्राम संतरे का औसत मूल्य 65 रुपये, यानी 1 किलोग्राम संतरा 65 रुपये का है। ठीक है, 15 किलोग्राम अमरूद का औसत मूल्य 52 रुपये है, यानी 1 किलोग्राम अमरूद का मूल्य कितना है 52 रुपये है। इनने खरीदा कितना है, इन्होंने 10 किलो संतरा खरीदा है और 15 किलो अमरूद खरीदा है। कह रहे सभी फलों का एक साथ औसत मूल्य बता दो कि सबका एक साथ में औसत मूल्य कितना हो जाएगा, कितना रुपये प्रति किलोग्राम औसत मूल्य बता दो। ठीक है, आप पहले सॉल्व करो, 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, फिर हम सॉल्व करके बताते हैं। अब बताओ, टोटल निकालेंगे भैया, पहले क्या करते हैं टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितना कितना सामान है, फिर जो है औसत का डिवाइड दे देंगे। तो 10 किलो संतरा 65 रुपये के हिसाब से कितने का हो गया भाई, 650 का हो गया। 10 किलो संतरा 65 रुपये के हिसाब से 650 का हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, 15 किलो अमरूद 52 रुपये के हिसाब से कितने का हो जाएगा, 15 गुणा 52 करो, 15 गुणा 52 करोगे तो ये आपका लगभग 78 यानी 780 रुपये हो जाएगा। तो ये 780 रुपये का हो गया अमरूद। अब दोनों को जोड़ लो, देखो 0 8 5 13, 7 6 13 14, 1430 रुपये हो गए हैं सर। और पूरा सामान कितना किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम ये और 15 किलोग्राम ये, यानी कि टोटल सामान 25 किलोग्राम है। तो बस 25 का इसमें भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1430 में 25 का भाग देंगे, दे करके देखते हैं। 25 पंचे 125 होता है ना, 25 छंगे 150 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 25 पंचे 125 हो गया। उसके बाद में आप ये 7 बार जाएगा, ठीक है ना, 125। अब 125 43 में से जब 25 घटाओगे, है ना, तो ये कितना आएगा, 13 में से 5 गई 8 और 180 के आसपास, है ना। तो फिर अब 180 में जब 25 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 25 सत्ते 175, है ना। तो 57 पॉइंट कुछ आना चाहिए। अब 57 वाला ऑप्शन देख लो कौन सा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 57 अगर ऑप्शन में आ रहा तो वही हमारा आंसर होगा। 57 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, पहले हमने इनका टोटल निकाल लिया भाई। 10 किलो संतरे हैं, 65 के हिसाब से कितने हो गए, 650 के हो गए। ठीक है, 15 किलो अमरूद है, 52 के हिसाब से कितने हो गए, 780 हो गए। जोड़ा तो कितना आ गया, 1430 आ गया। अब ये तो टोटल आ गया ना। अब ये कह रहे हैं कि भाई 1 किलोग्राम कितने का होगा, तो भाई पहले ये तो देखें कितना खरीदा है। तो 15 किलो ये खरीदा, 10 किलो ये खरीदा, यानी टोटल 25 किलो खरीदा है। ठीक है, अब इसका 1 किलो का हिसाब निकाल सकते हो। 1430 किलो जो सामान है वो 25 रुपये किलो के हिसाब से कितना हो जाएगा इसका एवरेज। तो 25 का भाग दे करके देखा तो 57.20 रुपये प्रति किलोग्राम सही आंसर आ जाएगा। यानी इसका जो एवरेज होगा वो 57.20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका तो एक सीधी सी ट्रिक है, इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या कह रहे हैं। इनका कहना है कि कौन है, निशु अपनी कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 80 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। ठीक है, अगले 80 किलोमीटर की यात्रा के लिए कार की चाल ज्ञात कीजिए जिसकी पूरी यात्रा की औसत चाल 36 होनी चाहिए। अभी हमने क्या कहा था कि जो औसत होती है, अगर औसत जो है अगर 36 कह रहा है तो जो भी औसत होगी वो 36 से पूरी तरह कटेगी, है ना। पूरी तरह कटेगी तभी तो हम उसका औसत निकाल पाएंगे भैया। औसत होता क्या है, औसत होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो कटने के बाद में ये पूरी तरह कटना चाहिए। यानी अगर ये कह रहा है औसत चाल 36 है तो 4 ऑप्शन में से ऐसी ऑप्शन देखो जो 36 से पूरी तरह से कट जाए। तो ऐसा एकमात्र ऑप्शन हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 36 दूनी 72। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करना चाहते हैं तो अगर कोई कार एक ही दूरी को 2 बार तय कर रही है तो सूत्र क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये सूत्र होता है। इसके बराबर में 36 लिख दो। अब इसको आराम से आप सॉल्व कर लेना भाई। 2 तो 2 रहेगा, x की जगह पर क्या लिख देंगे, 2x की जगह पर लिख देंगे कितना है 24, तो 2 गुणा 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में y, उसके बाद नीचे में 24 प्लस y बराबर 36। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। y का मान जो निकलेगा वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। लेकिन हमको तो पता है ना भैया, पहले ही बोल रहे हैं कि औसत
अगर औसत बोल रहे हैं तो ऑप्शन औसत से पूरी तरह से कटना चाहिए, एकमात्र ऑप्शन कट रहा था ऑप्शन नंबर सी, तो हम काहे को पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन पूरा हमने यहाँ पर दे रखा है, आप अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 720 में खरीदा, उस वस्तु को जब उस वस्तु को एक ग्राहक को बेचा गया तो 10% लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु किस कीमत पर बेची गई, ये आपसे पूछ रहे हैं। मतलब कि कह रहे हैं कि किसी वस्तु की कीमत 100% होती है शुरू में, उसको बेच रहे हैं 10% का लाभ उठा रहे हैं, यानी कि 110% पर बेच रहे हैं। तो भाई जितने पर बेच रहे हैं ना वही पूछ रहे हैं कि भाई 110% की वैल्यू आप बता दीजिए, यानी 100% की वैल्यू दी है, 110% की वैल्यू पूछ रहे हैं। क्या आपको इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। भाई 110 में आपको क्या दिख रहा है, 11 और 10 दिख रहा है, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 11 से जरूर कटना चाहिए। ये 10 तो मान लो प्रतिशत से कट जाएगा 100 की वजह से, लेकिन जो 11 होगा वो किसी से नहीं कटेगा, यानी इसमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जो 11 से पूरी तरह से कटता हो। और 11 का नियम क्या कहता है कि भाई अल्टरनेट का योग अगर बीच वाले के बराबर आता है तो वो 11 से कटेगा। चलो देखते हैं, 7 और 6 13, 13 कभी 5 के बराबर आता है क्या, नहीं आएगा। 8 और 4 12, 12 कभी 6 के बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। 7 और 2 9 और बीच में भी 9 है, यानी कि यही हमारा सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। इसको 11 से काट करके एक बार और देख लो, तो 11 से 792 को जब काटेंगे तो 11 7 77, 7 बार, फिर 2 बचेगा, 11 दूनी 22, यानी कि 72 बार कट जाएगा, तो यही 792 हमारा आंसर हो जाएगा। 11 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। बाकी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व भी करके बता देते हैं। कह रहे 720 रुपये में खरीदा था, यानी ये आपकी सीपी हो गई, ठीक है। ग्राहक को बेच रहे हैं और ग्राहक को बेचा जाता है 10% का लाभ प्राप्त होता है, यानी 720 का सीधे सीधे 110% आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब 0 से 0 उड़ जाएगा, इस 0 से 0 उड़ जाएगा। अब का सॉल्व कर लो, तो 11 दूनी 22, बचे 2, 11 7 77, 77 2 79, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, 792 आएगा। तो दोनों तरह से आपको सॉल्व करके बता दिया है, शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है, 11 से ऑप्शन काट करके देख लो और नहीं तो पूरा सॉल्यूशन करके देख लो, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा है। चलो 9 नंबर की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। बॉडमास का नियम है, बॉडमास से आपको इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं, पहले आप कर लीजिए फिर हम करते हैं, ठीक है। कह रहे 1 + 8 गुणा 2, पहले हम क्या करते हैं, पहले भाग सॉल्व करते हैं ना। तो अब ये 2/16 लिखा हुआ है, तो काटो भैया, 2 1 2, 2 8 16, यानी 1/8, तो 1 + 8 गुणा में 1/8 हो जाएगा। 8 से 8 खत्म एक बार, तो ये 1 और ये 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, यानी कि इसका पूरा सॉल्यूशन कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इसको आगे ले चलते हैं, तो यहाँ पर आएगा 8 × 4 और ये वाला 2 जो है भाग का चिन्ह लगा है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब काट दो, 2 दूनी 4, यानी कि इसका मान क्या आएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, यानी इतने पूरे का मान सॉल्व करने पर हमको कितना मिला, 16 मिला है, ठीक है सर। इसको दिमाग में फिट कर लो, 16 यहाँ पर लिख लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है 4 × 6 डिवाइड बाई 6 और फिर ये क्या है, फिर गुणा डिवाइड बाई 6 गुणा 16, ठीक है ना। ये 16 बचा है, गुणा में है ना, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा है तो 16 गुणा में आ जाएगा। अब काटो, 6 से 6 गया कितनी बार, एक बार। 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आएगा और गुणा का चिन्ह लगा है बीच में तो गुणा लग जाएगा, 16 लग जाएगा। 16 और 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, यानी पूरा सॉल्व करने के बाद में आंसर हमारा 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बॉडमास के नियम के आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ये पूरा सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है। चलो 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, एक ए जो है वो एक टैंक को 30 मिनट भर सकता है, बी उस टैंक को 48 मिनट भर सकता है, हाँ, और सी उस टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दो तो टैंक कितने टाइम में भर जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। टाइम एंड वर्क का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप सॉल्व कर लो फिर हम सॉल्व कराते हैं। वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा आपने। अब चलो हम आपको इसको सॉल्व करके इसका जो है आंसर आपको बता देते हैं। बेसिक से सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया से इसको जो है सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। चलो सही आंसर इसका 4/9 हो जाएगा। कैसे होगा वो हम बता देते हैं आपको। कह रहे हैं ए जो है ना वो ए किसी टैंक को 30 मिनट में भर रहा है, ठीक है। बी जो है वो किसी टैंक को कितने भर रहा है, 48 में भर रहा है, ठीक है। सी जो है ना वो किसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर रहा है या माइनस कर रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास में आ जाएगा। एलसीएम इसका निकाल करके देखेंगे तो 240 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब एक व्यक्ति का काम निकालते चलेंगे, एक व्यक्ति का 1 घंटे का काम, तो ए का 1 घंटे काम कितना होगा, तो 30 का भाग 240 में देंगे तो 8 भर जाएगा, यानी ए जो है वो 1 घंटे में 8 यूनिट पानी को भर रहा है, प्लस कर रहा है, ठीक है सर। यानी कि ये इनलेट है, इनलेट वाला है, ठीक है। आउटलेट केवल सी है। 48 का भाग जब हम 240 में देंगे तो 8 × 5 = 40, 5 बार जाएगा, यानी कि ये जो है ना 1 घंटे में 5 यूनिट पानी को भर रहा है, ठीक है सर। सी क्या कर रहा है, सी आउटलेट है, सी निकाल रहा है। 60 का भाग 240 में देंगे तो सी जो है वो 4 यूनिट प्रति घंटे के हिसाब से पानी को निकाल रहा है, ठीक है सर। अब पूरा निकालो, पूरा सॉल्व करो कि 1 घंटे में पूरा हो क्या रहा है। तो भाई 8 और 5 13 यूनिट तो भरा जा रहा है और 4 यूनिट निकाला जा रहा है, यानी
असल में भर कितना रहा है, तो टोटल भैया 9 यूनिट ही भरा जा रहा है। क्यों? 13 तो इनलेट हो रहा है और 4 आउटलेट हो जा रहा है, तो 9 यूनिट 1 घंटे में भरा जा रहा है। आपसे कह रहे हैं 240 यूनिट जो है वो कितने घंटे में भर जाएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो भैया 1 घंटे में 9 यूनिट, 240 यूनिट कितने घंटे भरेगा? 240 में 9 का भाग दे देंगे। भाग दे दो भैया, 240 में 9 का भाग दे दो। लेकिन घंटे में पूछ रहा है, मिनट में थोड़ी पूछ रहा है, घंटे में पूछ रहा है, तो इसमें 60 का भाग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 1/60 का गुणा भी कर दो, जिससे कि घंटे में निकल करके आ जाए। तो 0 से 0 खत्म, 6 से काटेंगे 4 बार जाएगा, यानी 4/9 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सारा कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा, टाइम एंड वर्क का मेरे भाई। क्लियर हो गया ना? पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हमने दे रखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रिक के भरोसे रहोगे तो दिमाग खाली हो जाएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठते हो ना तो फिर ट्रिकें ध्यान नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर रहता है ना एग्जाम में, इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। फिर आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इस तरह से मुस्कुराते हुए आंसर लगाते हुए चलेंगे। और अगर क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ट्रिक के भरोसे बैठे हो, तो फिर उस प्रेशर में ट्रिक ध्यान में नहीं आती है मेरे भाई, है ना। तो हमारा यही उम्मीद रहती है, यही कोशिश रहती है कि आपको ट्रिक भी कराएं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते चलें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, ये हमारा जो है काम रहता है। अभी एमपी पुलिस की हम क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, मैथ और रीजनिंग के। एमपीएसबी के 1000 मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। उसमें यही सिस्टम रहेगा, अपना कॉन्सेप्ट भी देंगे आपको और ट्रिक भी देंगे साथ साथ में, ठीक है। चलो 10 प्रश्न आज मैथ के रखे थे, 10 में से कितने नंबर आए बताइएगा। हम चलते हैं आगे, 15 प्रश्न आपके सामने साइंस के आने वाले हैं। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे मेरे भाई, है ना, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलो स्पीड में चलते हैं। क्वेश्चन है, खुले बर्तन की तुलना में प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकने का मुख्य कारण कौन सा होता है? क्यों प्रेशर कुकर में भोजन बहुत तेजी से पक जाता है, ये बता दो। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, आराम से ऑप्शन पढ़ लीजिए। सही आंसर ऑप्शन बड्डी हो जाएगा। बढ़ा हुआ दाब पानी के क्वथनांक को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कर देता है, जिससे उच्च तापमान पर खाना पकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर में प्रेशर बहुत पड़ता है, यानी दाब बहुत पड़ता है, और ज़्यादा दाब पड़ने की वजह से जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है, जिससे खाना बहुत तेजी से पक जाता है। ये सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। कह रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने की थी? माइकल फैराडे ने इसकी खोज की थी। ये भी आपका डिप्टी जेलर के क्वेश्चन है, ये 2026 के जून में हुआ है, अभी एग्जाम कुछ दिन पहले हुआ है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमने आपको कई बार बताया ईएसबी एप्टेक क्या करता है, जो रिसेंट क्वेश्चंस होते हैं ना उन्हीं को घुमाता फिराता रहता है। यही क्वेश्चन आपको कृषि विस्तार अधिकारी मिलेंगे, कुछ टाइम बाद यही क्वेश्चन आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल मिलेंगे, यही क्वेश्चन आपको एमपी एसआई मिलेंगे, यही क्वेश्चन अभी जो है उसमें आबकारी में पूछे थे। तो 10,000 क्वेश्चन बना करके वो रख लेते हैं, उन्हीं को घुमाते फिराते रहते हैं बार बार, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। इसीलिए हमने जो टारगेट किया है ना कि 2500 पीवाईक्यू आपको जीके जीएस करंट अफेयर के करा देंगे, 1000 आपको रीजनिंग करा देंगे, 1000 मैथ करा देंगे, 1000 आपको हिंदी करा देंगे, तो आपका एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो हमारे साथ में जुड़ा रहेगा उसका सिलेक्शन पक्का है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो ये पूरा सॉल्यूशन है। 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? यानी नेत्र में कितना प्रकाश इंटर करेगा उसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, लेंस। सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन बी, आइरिस ये नियंत्रित करने का काम करता है। ये भी अभी डिप्टी जेलर पे ही पूछा गया है, जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था एमपी डिप्टी जेलर का। चलो अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः मूत्र में निम्नलिखित में से कौन मौजूद नहीं रहता है? यानी कि यूरिन में इनमें से कौन नहीं होगा? यूरिया रहेगा, जल रहेगा, ग्लूकोज, लवण। इसमें ग्लूकोज नहीं होता है, ग्लूकोज जो है वो यूरिन की मदद से बाहर नहीं निकलता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चलो 5 नंबर देखो। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य घरेलू पदार्थ प्रकृति में क्षारीय होता है, एल्काइन होता है? कौन सा क्षारीय होता है भैया? नींबू का रस, बेकिंग सोडा, सिरका या दही। कौन सा इसमें से क्षारीय होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि ये एल्काइन होता है। बाकी सभी अम्लीय होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। तो बाकी सभी एसिडिक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा यहाँ पर दे रखा है ना, किसका पीएच मान कितना होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस अपक्रिया में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीकृत हो रही है? यानी कौन सी अपक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर के बाहर निकल रही है बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2H2 + O2, तो 2H2O बनेगा और इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीकृत हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण विकृत गंधता यानी कि रैंडिसिटी के कारण पुराने खाने के तेल में उत्पन्न होने वाली अप्रिय गंध और स्वाद के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? पुराना जो कोई तेल होगा, जैसे इसमें पहले समोसे बन चुके हैं, उसको कुछ टाइम के लिए रख दो, फिर उसमें से अप्रिय गंध आती है, यानी एक बदबू सी आती है। कह रहे हैं वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से वो बदबू आती है बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। क्यों वो गंध आती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असंतृप्त जो वसा होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से वो बदबू आती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है,
मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? बताइए, वायुमंडलीय दाब हम किससे मापते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर की मदद से हम क्या करते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं कच्चे पेट्रोलियम को पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल जैसे विभिन्न उपयोगी अंशों में अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई कच्चा तेल आता है अपने पास में, अभी देख रहे हो कच्चा तेल काफ़ी सस्ता हो गया है ना, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल अभी भी महंगा है। अब इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि भाई एक टाइम था जब कच्चा तेल महंगा था तो पेट्रोल डीजल की प्राइस जो है 100 के ऊपर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कच्चा तेल है वो 60 से 65 बैरल पे आ गया है। अब तो प्राइस भी कम होने चाहिए, लेकिन प्राइस कम नहीं हो रहे हैं। यानी कि प्राइस जो एक बार बढ़ गया भैया, वो बढ़ गया, वो फिर कम नहीं होते हैं, चाहे बेशक कच्चा तेल सस्ता मिलने लगे, है ना। तो अब कच्चा तेल बहुत लो प्राइस पर मिल रहा है, फिर भी जो है इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है ना। तो बताइए, वही कह रहा है कि भाई इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जिसकी मदद से हम ये सारी चीज़ों को अलग करते हैं? वाष्पीकरण, स्पंदन, प्रभाजी आसमन, विद्युत लेपन, क्या कहेंगे? तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको हम प्रभाजी आसमन कहते हैं। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एक स्वस्थ वयस्क मानव का सामान्य जो वो होता है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है? बताइए, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका 120/80 होता है, यानी कि हाईएस्ट 120 होता है, लोवेस्ट 80 होता है। 120 और 80 ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है समान यानी कि मोनोजाइगोटिक जुड़वा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होते हैं? यानी जो मोनोजाइगोटिक होते हैं या फिर जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं वो किस वजह से उत्पन्न होते हैं, ये कह रहे हैं। ये 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप, बताइए क्या होगा सही आंसर। चलो सॉल्यूशन की ओर चलें। आपने पढ़ लिया ऑप्शन, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अंडे का एक शुक्राणु द्वारा निषेचन, यानी कि एक जो अंडा था उसका एक शुक्राणु द्वारा निषेचन तो हो गया, उसके बाद युग्मनज का विभाजन हो जाता है। यानी उसमें जो युग्मनज होते हैं, भाई निषेचन तो एक ही अंडाणु करता है, लेकिन युग्मनज उसमें विभाजित हो जाते हैं। इसलिए समान यानी जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, उनकी शकल वगैरह एक जैसी मैच करती है। सलमान खान की जुड़वा मूवी देखी है ना, तो वैसे सिस्टम है इसमें। ठीक है ना, तो इसमें शुक्राणु तो एक ही शुक्राणु द्वारा निषेचित हो रहे हैं, यानी कि डीएनए तो एक ही शुक्राणु की जा रहे हैं, यानी सारे गुण जो माता पिता के हों एक जैसे जा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर युग्मनज थे, जो जाइगोट था, वो डिवाइड हो गया है ना। जो इस मतलब कि जो वहाँ पर जाइगोट था वो डिवाइड होने की वजह से ये 2 बच्चे एक जैसे गुणों वाले हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12, धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका यूज करते हैं? धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है हमको। ये 4 ऑप्शन है, कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल के राइट हैंड नियम का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं, यानी कि दक्षिण हस्त अंगूठा नियम का प्रयोग करेंगे। राइट हैंड थंब का नियम का प्रयोग हम करते हैं क्या करने के लिए? धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 13 नंबर पर देखते हैं। 13 नंबर क्या है? सूर्य के अंदर लगभग कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं, यानी एक सूरज के अंदर कितनी पृथ्वी समा सकती है? बहुत पूछा जाता है ना, ये 2-3 बार पूछा गया था, रिपीट हुआ था प्रश्न। ये 130, 1300, 1.3 मिलियन या फिर 13 मिलियन? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.3 मिलियन पृथ्वी जो है वो एक सूर्य के अंदर समा सकती हैं। इतना बड़ा है हमारा सूर्य। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन ये देख लीजिए। 14 नंबर पर चलते हैं। देखिए 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि कार्बन केवल सहसंयोजक बंध बनाता है, ऐसा क्यों? कार्बन केवल सहसंयोजक बंध बनाता है, ऐसा क्यों? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही बताता है? देख लो अच्छे से। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण या त्याग नहीं कर सकता है, इस वजह से ये जो है सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 15, ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला है, इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित जीवों को उनकी श्वसन संरचनाओं के साथ में सम्मिलित कीजिए। भाई मछली कैसे सांस लेती है, केचुआ कैसे लेता है, मनुष्य और कीट, बताइए। तो भाई मनुष्य का तो पता है, मनुष्य किससे लेगा? मनुष्य जो है फेफड़े से लेगा, है ना। तो 3 के सामने तो सर 1 आना चाहिए। उसके बाद में मछली कैसे लेती है? मछली जो है गलफड़े से लेती है, तो यानी कि 1 के सामने क्या आना चाहिए? 1 के सामने बी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में केचुआ कैसे लेता है? तो केचुआ ट्रेकिया से लेता है। पहले ये देख लो, 3 के सामने 1 और 1 के सामने बी कौन से में है? 3 के सामने ए और 1 के सामने बी, बताओ कौन से में है? तो देखो 3 के सामने ए, 1 के सामने बी होना चाहिए। तो 3 के सामने ए, 1 के सामने बी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पूरा समझा देते हैं। देखो
तो केचुआ जो अपनी नम त्वचा यानी कि जो उसकी मॉइस्ट स्किन होती है, केचुए को टच करके देखो कैसा लगता है, एकदम लिपलिपा सा लगता है ना। तो ये उसकी त्वचा होती है जिससे वो जो है क्या लेता है, सांस लेता है। ठीक है, मनुष्य फेफड़ों से लेता है, पता ही है। और जो कीट होते हैं ना, जो इंसेक्ट होते हैं, उनके पास जो ट्रैकिया सिस्टम होता है, वो ट्रैकिया की मदद से सांस ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर 2 के बारे में ही पता कर लेते हैं तो भी आपका आंसर निकल सकता है। जोड़ी मिलाने वाले प्रश्नों की यही विशेषता होती है, अगर 2 के बारे में आपको पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपको हमने अभी कराए हैं साइंस के। 15 में से साइंस के कितने प्रश्न सही निकले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की ओर। ये रहे कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके सामने। चलो, कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? भाई पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? Ctrl+P, Ctrl+C, Ctrl+V या फिर Ctrl+X। तो भाई Ctrl+C से तो कॉपी करते हैं, Ctrl+V से हम क्या करते हैं? पेस्ट कर देते हैं। किसी भी चीज़ को पेस्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। ये बहुत ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं जो रिसेंट में MPSB एग्जाम के द्वारा पूछे गए हैं। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? किसको कहते हैं? तो CPU को जो है हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसी को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। 500 प्रश्न हमने अभी आपको दिए हैं, उसकी PDF भी ग्रुप में डाल दी गई है कंप्यूटर की, अच्छे से पढ़ लेना। कंप्यूटर का एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, चले आगे बढ़ें। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी मेमोरी जो अस्थिर यानी कि वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण हो जाएगा? कौन सी अस्थायी है? ठीक है, यानी कि लाइट चली गई तो उसका काम भी खत्म हो जाता है। बताओ कौन सी है? रोम है, रैम है, हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। और ये वोलाटाइल मतलब कि अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि वोलाटाइल मेमोरी होती है कि लाइट गई तो काम खत्म। ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में URL का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कई बार पूछा गया URL। तो URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म लोकेटर या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। क्या होगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। 5 नंबर देखिए, कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड 2007 और उसके बाद के संस्करणों की फाइलों का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बताइए क्या होता है 2007 के बाद में MS वर्ड की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्स होता है। DOC, उसके साथ में एक्स लग गया। 2007 से पहले एक्स नहीं लगता था, ठीक है ना। तो 2007 से पहले केवल डॉक होता था, 2007 के बाद में डॉक्स हो गया है। और ये बहुत पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे माना जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, बिल गेट्स, सॉरी चार्ल्स बेबेज को क्या मानते हैं? कंप्यूटर का पिता माना जाता है ना। बहुत सिंपल प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न, जल्दी गलती भी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं? बताइए कौन सा इसमें से वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल या फिर सफारी? कौन सा नहीं वेब ब्राउजर? सही आंसर हो जाएगा गूगल, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है। भाई गूगल में किसी भी चीज़ को आप सर्च करते हैं ना, तो गूगल सर्च इंजन है, बाकी के सारे क्या हैं? वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? बताइए 1 बाइट जो है वो कितने बिट्स के बराबर होगा? सही आंसर आपका हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, नेटवर्क में IP का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए जो IP होता है, कहते हैं भाई उसका IP एड्रेस पता चल गया है, तो IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंट्रानेट प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या फिर इंटरनल प्रोटोकॉल? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये IP एड्रेस होता है जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को कहाँ से यूज कर रहा है। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन कटाव को क्या कहा जाता है? यानी कि एक रो है और एक कॉलम है, इसके कटाव बिंदु को हम क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। MS एक्सेल की बात की जा रही है, तो ये आपका क्या होता है? इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर कर्सर जो है ब्लिंक करता रहता है, इसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, 11 नंबर देखिए, इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? बताइए ईमेल भेजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SMTP का प्रयोग करते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया, स्पेशली यूपी के एग्जाम्स में, UPSSC पेट का एग्जाम होता है, UPSSC के अन्य जो एग्जाम होते हैं उसमें ये बहुत पूछा गया। अभी यूपी में लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें SMTP के बारे में पूछा गया था पूरा, है ना। तो SMTP इसका सही आंसर होगा। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर है, किसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट को एक साथ यानी एक साथ आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो बताइए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए? Ctrl A, Ctrl S, Ctrl Alt A, क्या करेंगे भैया? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में ए दबा दीजिए, सारा मैटर एक साथ में सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं।
13 नंबर देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला सबसे छोटा बिंदु क्या कहलाता है? जो सबसे छोटा डॉट होता है इसको हम क्या कहते हैं? बाइट कहेंगे, विजन कहेंगे, रिजोल्यूशन कहेंगे या पिक्सल कहेंगे? सही आंसर उसको हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। और इन्हीं डॉट 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 से मिलकर के क्या बनते हैं? बहुत सारे चित्र हमको दिखाई देते हैं। और ये एकदम पास पास, जितने ज़्यादा पास पास होंगे उतना अच्छा हमको जो है चित्र दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम पिक्सल कहते हैं। आगे बढ़े, देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? नहीं शब्द लगा हुआ है, कौन सा नहीं है उदाहरण भैया? विंडो, लिनक्स, एमएस ऑफिस, मैक ओएस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमएस ऑफिस जो है वो विंडो, वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा वो यहाँ पर देख लेते हैं। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है एमएस ऑफिस में। एमएस वर्ड होगा, ठीक है, और एमएस एक्सेल होगा, ये सारी चीज़ें, एमएस पावर पॉइंट होगा। तो ये पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है। ठीक है, 15 नंबर जो आखिरी प्रश्न होगा कंप्यूटर का, कह रहे हैं जीयूआई का विस्तृत रूप क्या है जो कंप्यूटर इंटरफेस से संबंधित है? तो जीयूआई को हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जीयूआई का फुल फॉर्म होता है। अब बताइए 15 में से कितने प्रश्न आपके यहाँ पर सही निकले हैं? अपन चलते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। स्पीड में चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए 15 क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग के आने वाले हैं। कह रहे हैं श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या कौन सी होगी? 2 है, 6 है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। अगली संख्या क्या होनी चाहिए बताइए? तो 2 से 6 पर कैसे जा रहे हैं? 4 जोड़ रहे हैं। 6 से 12 पर कैसे जा रहे हैं? 6 जोड़ रहे हैं। 12 से 20 8 जोड़ रहे हैं। 20 से 30 10 जोड़ रहे हैं। यानी 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब क्या जुड़ेगा? 12 जुड़ेगा, यानी 30 में हम 12 ऐड कर देंगे तो 42 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला आपका जो है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। अब देखो ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने का एक सिंपल सी ट्रिक है, जो भी कहे वो अपने ऊपर मान लो। ठीक है ना, जैसे अब मैं हूँ वहाँ पर, कह रहे राम ने कहा, अब राम खुद को मान लो कि वह मेरे पिता, यानी कि मेरे पिता के इकलौता बेटा यानी मैं खुद हो गया। तो मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, तो वो जो तस्वीर में जो दिख रही है वो इसके इकलौते बेटे की, यानी इसके पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। तो वही पूछ रहे हैं कि भाई क्या कह रहे हैं? देखो वो लड़की जो है वो राम से कैसे संबंधित होगी? तो भाई राम इकलौता बेटा यानी खुद है, और खुद की वो लड़की है, यानी कि वो उसकी पुत्री हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि अपने ऊपर अप्लाई कर लो जो भी वो बोलता जा रहा है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं भाई वाटर को YCVGT लिख रहे हैं, उसी भाषा में फायर को कैसे लिखेंगे? तो चलो लिख करके देख लेते हैं। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। पहले इसका लॉजिक पता करते हैं कैसे इसको काम कर रहा है इस पर, है ना। तो देखो भाई W के बाद में क्या आ रहा है? Y आ रहा है, तो W X छोड़ करके Y आ रहा है। ठीक है सर। A के बाद में क्या आ रहा है? C आ रहा है, यानी A B छोड़ करके C आ रहा है, यानी बीच में एक एक लेटर को ये छोड़ते चल रहे हैं। आगे भी ऐसा हो रहा है क्या? अब लास्ट वाले पे चेक करेंगे सीधे। R के बाद में T आ रहा है, यानी बीच में S छोड़ रहे हैं, यानी एक लेटर को छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फायर में भी ये लगा दो, FIRE। फायर को कैसे लिखेंगे? F के बाद में G छोड़ दो, H लिख दो। ठीक है सर। I के बाद में J छोड़ दो, K लिख दो, लिख दिया सर। R के बाद में S छोड़ दो, T लिख दो, लिख दिया सर। E के बाद में F छोड़ दो, G लिख दो, हो गया सर। यानी HKTG हमारा आंसर होगा। कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुछ भी ट्रिक व्रिक लगाने की जरूरत नहीं है भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर, काम हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलो अब देखो, ये आपका क्या दे रखा है? ये डायरेक्शन वाला प्रश्न है। एक व्यक्ति, अब इसको सॉल्व कर लो आप, फिर हम कराते हैं। वीडियो पॉज कर लिया करो, सॉल्व कर लिया करो, है ना। हमारे भरोसे मत रहा करो कि सर वीडियो को रोकेंगे फिर सॉल्व करेंगे, टाइमर लगाएंगे। नहीं भैया, समय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर। एग्रीकल्चर वाली हम 1 घंटे में खत्म कर देते हैं 100 प्रश्न, और ये CSET वाले जो हैं इनमें टाइम लगता है, क्योंकि रीजनिंग भी रहती है, मैथ भी रहता है ना, साइंस भी कुछ समझाने का रह जाता है, इस वजह से टाइम लग जाता है और 1.5 घंटे का टाइम लगता है। हमारा उद्देश्य रहता है 1.5 घंटे में आपको CSET भी कंप्लीट करवा दें। ठीक है, चलो सॉल्व करें। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जा रहा है। भाई आप जानते हैं ना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। कह रहे उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ से चला दो इसको 10 किलोमीटर, ये चल गया। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ा दो, 5 किलोमीटर चला दो। ठीक है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर जाता है, नहीं दाईं ओर मुड़ा दो, 10 किलोमीटर चला दो, ये आ गया यहाँ पर 10। अब अपने प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में और कितनी दूरी पर? प्रारंभिक बिंदु क्या था? ये था। अब बताओ ये किस दिशा में है? तो दिशा तो साफ दिख रही है, तो पूरब में है। ठीक है, कितनी दूरी पर है? तो जितना ऊपर है उतना नीचे, यानी 5 किलोमीटर ऊपर है, 5 किलोमीटर नीचे हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर दूर है, पूरब दिशा में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, ये पूरा सॉल्यूशन, आगे बढ़ते हैं। चलो,
कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर आपको जो है संबंध दर्शाना है। चलो दर्शा देते हैं भैया, क्या दिक्कत है। बी के बाद में एच आ रहा है, यानी कि बी 2 और एच क्या होता है 8 होता है। बीच में कितने गैप है सर, +6 कर रहे हैं। ठीक है भाई, और चेक कर लो एक बार। डी के बाद में जे आ रहा है, यानी डी 4 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, फिर से बीच में 6 का गैप आ रहा है, यानी +6 कर रहे हैं। क्लियर हो गया है। चलो इसको भी कर देते हैं। सी 3 नंबर पर आता है, +6 कर दो तो 9 आएगा। 9 पर क्या आता है, आई आता है, यानी यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला है डी, सॉरी जे, ये तो हो गया है ना, इसको देखना है। सी के बाद में ई, ई कितने पर आता है, ई सर 5 नंबर पर आता है। 5 में 6 जोड़ दो, 11 आ जाएगा। 11 पर कौन आता है, के आता है, यानी आई के बाद में के आ जाएगा। अब आई के बाद में के कहाँ पर दिख रहा है, 2 में दिख रहा है। ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे, पर ये दोनों बच रहे हैं। ठीक है ना, लास्ट वाला भी चेक करना ही पड़ेगा। जी, जी आता है 7 पर, 7 में 6 जोड़ो, 7 6 13, 13 पर कौन आता है, एम आता है, यानी आई के एम हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। चलो कह रहे हैं एक पंक्ति में राहुल बाएं से 15वें स्थान पर है, दाएं से 18वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। एक सिंपल सा हमने सूत्र आपको बताया था, टोटल निकालने। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल निकालना है हमको। लेफ्ट से 15 है, राइट से 18 है, -1 कर दो। 18 15 जोड़ेंगे 33 आ जाएगा। 33 में से 1 घटा देंगे 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 इसका सही आंसर निकलेगा, है ना भाई। हमारे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया करो मेरे भाई, है ना। चलो ये सॉल्यूशन है। चलो ये देखो, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 74 मिनट की वीडियो हो गई, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लगने तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कह रहे हैं सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, यानी कि ये कैट मान लो, सारे के सारे जो कैट हैं वो क्या हैं, डॉग हैं। ठीक है सर, डॉग बना दिया। कह रहे हैं कोई कुत्ता गाय नहीं है, यानी कि ये जो डॉग है और ये जो काऊ है, काऊ कर दो, गाय कर दो, लोग गाय लिख देते हैं, गाय। ठीक है ना, तो कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। ठीक है, हमने बना लिया डायग्राम। अब देखते हैं निष्कर्ष। कह रहे हैं कोई बिल्ली गाय नहीं है, भाई कैट तो अंदर है, गाय बाहर है, तो कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यानी कोई भी बिल्ली गाय नहीं है। कहीं से टच हो रही क्या, नहीं हो रही सर, कैट तो अंदर है, डॉग बाहर है, मतलब गाय बाहर है, तो कहीं से कोई संबंध नहीं है, कोई भी टच नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही हो गया। कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, हाँ भाई ये देखो जितने भी डॉग है ना, ये पूरे डॉग बाहर से घिरे हुए हैं, इसके अंदर बिल्लियाँ हैं, यानी कि इतने जो डॉग होंगे ना जो इसके अंदर बिल्लियाँ हैं, ये तो टच कर रहे हैं कैट से, यानी कि ये भी बात सही है कि कुछ कुत्ते जो हैं वो बिल्लियाँ हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर होना चाहिए, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को पीछे करना, फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है। अभी 1000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं इसके रीजनिंग के, तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम पिता, पुरुष और डॉक्टर के बीच में संबंध को दर्शाता है। इस तरह से पूछा गया था, गोला बना करके नहीं दिया था इस बार ऐसे लिख के दिया है कि 3 अलग अलग गोले। भाई 3 अलग अलग गोले कब बनेंगे, जब तीनों एक दूसरे से संबंधित नहीं हो, तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पिता तो पुरुष होगा, तो यानी एक गोला तो टच करना ही करना चाहिए, है ना। दूसरा कह रहे हैं एक बड़े गोले के अंदर 2 अलग गोले, ये भी नहीं होगा भाई। एक बड़े गोले के अंदर 2 अलग गोले भी नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ये लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, यानी इस गोले को इससे टच होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी गया। फिर कह रहे हैं एक बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला और तीसरा गोला दोनों को काटता हुआ, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होना चाहिए। और तीनों गोलों एक दूसरे को नहीं काट सकते, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। कैसे होगा वो आपको दिखाते हैं, देखो। तो ये जो है ये पूरा एक गोला हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये आपका जो है डॉक्टर का गोला हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये पुरुष हो जाएगा और तो ये आपका जो है पुरुष हो जाएगा, पुरुष पिता, और ये पिता हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा। इस तरह से ये एक दूसरे को काट रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला होगा और तीसरा गोला जो होगा वो इन दोनों को काट रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगला देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सा इसमें से अलग है। 144, 169, 96, 210। सही आंसर आपको दिख रहा होगा 210 हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ग हैं, किसी के वर्गमूल है, किसी के वर्ग हैं, लेकिन 210 किसी का वर्गमूल या फिर वर्ग नहीं होता है। ये पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 है, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति में ऊपर 2, 3 और 5 है। दूसरी स्थिति में ऊपर 2, 4 और 1 है। यदि संख्या 1 सबसे ऊपर है तो 1 के नीचे कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। पहले डायग्राम बना करके देते थे इस तरह से, अब डायग्राम बना करके नहीं देते हैं ना, इस तरह से फंसाने का काम अब करते हैं। ठीक है, अपन को कुछ नहीं करना है। जब हमको दिख रहा है कि भाई ऊपर 2, 3, 5 है, नीचे 2 भी है, यानी कि जब भी एक संख्या मैच कर रही हो तो वो जो 90% रियल नियम था उसका डाइस वाला, कि आप जो है इसको क्लॉकवाइज में लिख करके सेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऐसे लिखो 2, 3, 5। ठीक है, फिर 2 से स्टार्ट करो, क्योंकि नीचे भी 2 है ना, तो 2,
4 और 1। अब क्या पूछ रहा है कि 1 के नीचे कौन सी संख्या है। तो देखो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है भाई, 1 के सामने क्या है 5 है, 4 के सामने 3 है, 2 के सामने जो नहीं होगी वो होगा, है ना। 2 के सामने 2 तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो 2 के सामने क्या बची है 6, 2 के सामने 6 हो जाएगा। पूछा क्या है 1 के पीछे क्या होगा, तो 1 के पीछे क्या होगा 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। 11 नंबर, किसी कूट भाषा में कैट को 24 लिखते हैं, डॉग को 26 लिखते हैं, तो बर्ड को क्या लिखेंगे। तो भाई इसको लिख करके देख लो। कैट का क्या होता है, कैट का 3 प्लस 1, ए का क्या होता है 1 होता है, प्लस टी का क्या होता है 20 होता है 20। इसको जोड़ो 20 और 1 21, 21 3 24, यानी ये क्या कर रहे हैं इन सब का योग जो है वो सामने लिख दे रहे हैं, योग सामने लिख दे रहा है। बताओ तो बर्ड का भी योग निकाल लेते हैं भाई। बर्ड में बी का क्या होता है 2, आई का क्या होता है 9, बी आई आर, आर का क्या होता है 18 होता है, डी का क्या होता है डी का होता है 4, सबको जोड़ लो। 9 2 11, 11 और 18 क्या हो जाएगा 11 और 10 21, 21 और 8 29, 29 और 4 33 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा सॉल्यूशन। चलो 12 नंबर देखो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यानी प्लस का अर्थ है क्या फादर, पिता, ठीक है। FAT लिख लेते हैं। माइनस का अर्थ है ए बी का भाई, यानी माइनस का अर्थ क्या है ब्रदर, ठीक है, भाई है, ठीक है, ठीक है। भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है ए बी की पत्नी है, यानी भाग का अर्थ है क्या पत्नी, यानी वाइफ लिख लेते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये हम आपको व्यंजक दे रहे हैं, इसमें बताइए कि P का S से क्या संबंध है, ठीक है। तो P भाग Q, भाग का क्या था, यानी भाग का अर्थ क्या था वाइफ, कह रहे हैं P भाग Q, यानी P जो है वो Q की क्या है, P Q की वाइफ है, P Q की वाइफ है, यानी P क्या होगी माइनस होगी और Q की वाइफ है तो Q क्या होगा प्लस होगा। भाई स्त्री पुरुष में ही तो शादी होगी, वो अलग अलग बात अब अलग चल रहा है समलैंगिक वाला, लेकिन अभी तो स्त्री पुरुष में ही मानेंगे हम रीजनिंग में, ठीक है ना। तो P प्लस Q, ठीक है, तो ये इन दोनों की शादी हो गई है, तो डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है भैया। आगे बढ़ो, अगला क्या कह रहे हैं Q प्लस R, प्लस क्या बताता था प्लस फादर बताता था, यानी Q जो है वो R का पिता है, तो Q ये रहा, R नीचे कर दो, लो Q R का पिता हो गया। अभी R के बारे में नहीं पता कि R क्या है, आगे पढ़ते हैं। R माइनस एस, यानी कि माइनस क्या दर्शाएगा ब्रदर दर्शाएगा, R जो है वो S का भाई है, तो R और S यहाँ पर लिख दो, ठीक है। R S का भाई है तो ये प्लस हो जाएगा, S का हमें पता नहीं है, ठीक है। ये दोनों भाई हो जाएंगे, चाहे भाई होंगे या बहन होंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों भाई बहन ही होंगे। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ये बता दो कि P का S से क्या संबंध है। तो ये जो P है वो S की क्या होगी, भाई साफ दिख रहा है, P S की क्या होगी मम्मी हो जाएंगी, माता हो जाएगी। भाई इसी का तो लड़का है ये, और ये दोनों भाई बहन है या फिर भाई भाई आपस में, और P क्या है इसकी माता है, अगर इसकी माता है तो इसकी भी माता होगी, यानी P S की माता होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला कह रहे हैं कि सभी कुछ पेन किताबें हैं, यानी कुछ पेन हैं, ये पेन है क्या है किताबें हैं, तो थोड़ा सा टच करा दीजिए, किताबें कर दीजिए, कुछ पेन किताबें हैं, ठीक है। ये पेन है ये किताबें हैं, ठीक है। अगला सभी किताबें पेंसिल हैं, ये जितनी भी किताबें हैं ना ये सारी की सारी किताबें क्या हैं पेंसिल हैं, पेंसिल है, ठीक है भैया। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है भाई कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं, बिल्कुल है सर, क्योंकि ये जो पेन है ये पेंसिल से टच हो रही है ना भाई, ये पेंसिल वाली है, कलर चेंज करें क्या, रेड करते हैं, ठीक है। ये जो है ये पेंसिल है, ठीक है, और ये पेन है, तो पेन और पेंसिल टच हो रही है, यानी पहला वाला तो सही हो गया, ठीक है। सभी पेंसिल किताबें हैं, यानी कि जितनी भी पेंसिल हैं ये किताबें हैं क्या, सारी की सारी पेंसिल किताबें हैं क्या, नहीं भैया, ये कहाँ से किताबें हो जाएंगी, किताबें तो छोटी सी है, सारी किताबें पेंसिल हैं, पर पेंसिल सारी किताबें नहीं है, क्योंकि पेंसिल ने किताब को बाहर से घेर रखा है। अगर बाहर से घेर रखा है तो ये सारी नहीं हो सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, यानी केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनुसरण करता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 नंबर देखिए, कह रहे हैं एक लड़का दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, बना लो ऐसे इस तरह से, पहले पढ़ लो पूरा, है ना, चलो बना ही लेते हैं। चलो, एक लड़का दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, यानी इस तरफ मुँह करके खड़ा है बेचारा, ठीक है। वह वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, तो घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब भाई घड़ी ऐसे चलती है, तुम ऐसे घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा 90 डिग्री घुमा, तो 45 यहाँ 45 यहाँ, यानी यहाँ पहुँच गया, अब इस तरफ देखने लगा है, ठीक है, 90 डिग्री घुमा दिया हमने। फिर वो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है, यानी अब इसको इस तरफ घुमाना है जहाँ पर घड़ी चलती है, घुमा दो 135, तो पहले यहाँ पर आ जाएंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 पहुँचेगा तो यहाँ पर देखने लगेगा किधर
दक्षिण की ओर देखने लगेगा। अब 90 में कितना जोड़ दो कि 135 हो जाए, तो 90 में 45 जोड़ दो, तो इसको 45 डिग्री और घुमा दो, तो 45 डिग्री घूमेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, बिल्कुल इधर देखने लगेगा। ठीक है ना भाई, पूरा अगर घुमा दोगे तो फिर 90 घूम जाएगा, आधा घुमाओगे तो 45 घूम जाएगा, तो यहाँ पर देखने लगेगा यहाँ पर। अब ये कौन सी दिशा है भाई, ये तो दक्षिण है और ये क्या है, ये पश्चिम है, तो बीच में देख रहा है, यानी दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम में देख रहा है, बीच वाली दिशा क्या कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम कहलाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार 90 डिग्री घुमाया, फिर 90 घुमा करके 45 घुमा दिया, तो 135 घूम गया, तो आपका दक्षिण पश्चिम आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 15 नंबर देखिए, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है कि अगली संख्या कौन सी आएगी। चलो कॉन्सेप्ट देखते हैं। 5, 11, 24, 51, 106, अगली क्या होगी। दो क्या चल रहा है, 5 से 11, यानी 5 में 2 का गुणा कर दो, 1 जोड़ दो, तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11। ठीक है, तो 5 का डबल करके 1 जोड़ा 11 हो गया। 11 से 24 कैसे पहुंचेंगे, 11 का डबल करो 22, 22 में 2 जोड़ दो, 24 हो गया। 24 से 51 कैसे पहुंचेंगे, 24 का डबल करो 48, 3 जोड़ दो, 51 हो गया। 51 से 106 कैसे पहुंचेंगे, 51 का डबल करो 102, 102 में 4 जोड़ दो। अब आगे क्या होगा, तो 106 का डबल कर दो और 5 जोड़ दो, 106 का डबल करेंगे 212 आ जाएगा, 212 में 5 जोड़ देंगे 217 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो ये हो गया। 15 में से कितने नंबर आपके रीजनिंग में आए हैं ये भी आप बता दीजिए। चलो हम चलते हैं जीके जीएस करंट अफेयर की ओर, स्पीड में चलेंगे। ठीक है ना, चलो देखो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबको पता है धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद नर्मदापुरम में स्थित है, पचमढ़ी में। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था, तो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। सिंपल प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 1986 में यूनेस्को में हमने इसको शामिल कर लिया है। 950 से 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। छतरपुर में है ये, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे भैया, ये रहे 4 ऑप्शन। पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना। 1 नवंबर 1956 को इनको बनाया गया था। अगला देखिए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो मां नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी, मां नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मध्य प्रदेश ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब किस वर्ष जीता था। अब बताओ, पहला रणजी ट्रॉफी खिताब मध्य प्रदेश ने किस वर्ष जीता भैया, बताओ। 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, कब जीता। स्पोर्ट का प्रश्न है, सही आंसर 2022। 2022 में एमपी ने पहला अपना रणजी खिताब जीता था। सारे क्वेश्चन कठिन नहीं आएंगे, है ना, इस चक्कर मत रहना, सारे क्वेश्चन कठिन आएंगे, कुछ मॉडरेट होगा भाई। हो सकता है मैथ रीजनिंग सिंपल कर दें तो जीके जीएस टफ कर देंगे, कंप्यूटर टफ कर देंगे, जीके जीएस कंप्यूटर सिंपल कर दें तो मैथ रीजनिंग टफ कर देंगे, तो ऐसे एक कॉम्बिनेशन बनाकर चलते हैं, सारा कठिन नहीं आता है ना। तो 2022 में 41 बार की चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हरा करके एमपी ने पहला रणजी ट्रॉफी जीती थी। चलिए, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, साइंस का आ गया इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, कह रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये रहे 4 ऑप्शन। कौन सा एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सही आंसर ऑप्शन बी, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। सॉल्यूशन देख सकते हैं, 1974 में इसको हमने प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था, और भूर सिंह दा बारासिंगा नाम का आधिकारिक शुभंकर केवल एक जो है टाइगर रिजर्व का है, वो कौन सा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। 8 नंबर देखिए, क्या रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण जो है मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरुजी थे, उनके जो है याद में इन्होंने बनाया था। 9 नंबर, तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है, कई बार आपको पढ़ा रखा है। एमपी के ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है, हजीरा नामक स्थान पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहीं पर तानसेन का मकबरा है। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, ये रहे 4 ऑप्शन। तो मौलिक कर्तव्यों को हमने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और जो है 42वें संविधान संशोधन जिसे हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, इसके द्वारा हमने जोड़े थे। 42 अमेंडमेंट हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भाग 4 के ए में इसको हमने जोड़ा था, अनुच्छेद 51A के तहत इसको जोड़ा गया था। और इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। सारे फैक्ट आपको हमने बता दिए हैं। अगला, मध्य प्रदेश में भील जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है, कहाँ पर भील जनजाति आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी जो क्षेत्र है जिसमें झाबुआ और अलीराजपुर आ जाएगा, यहाँ पर आपको भील जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। 12 नंबर देखिए, कह रहे हैं सौरमंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। भाई मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो है फेरस की अधिकता पाई जाती है, लौह अयस्क पाए जाते हैं, इसलिए मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। चलिए 13 नंबर देखिए, भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना है, बार बार नहीं कहा, इसीलिए वीडियो के बीच में लास्ट में कह रहे हैं एकदम, है ना, तो छोड़ मत देना, इसको शेयर और सब्सक्राइब करना है।
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय आपको मुंबई में ही मिलेगा। अगर आपको तुक्का लगाना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुंबई पर ही तुक्का लगाना, ठीक है। आरबीआई के बारे में बता रखा। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 की स्थापना कर दी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में इसको उठाकर मुंबई कर दिया था मुख्यालय। अगला, स्वच्छ स्वच्छता रैंकिंग में भारत का कौन सा शहर लगातार सबसे स्वच्छ शहर बना है? फिर से करंट अफेयर का प्रश्न है। एमपी का इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। 6वीं 7वीं बार बन रहा है भैया, है ना। तो अपन जहाँ रहते हैं, जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं, बहुत स्वच्छ है, बढ़िया माहौल है ना। बढ़िया स्वस्थ हवा मिलती है, मज़ा आ जाता है सुबह सुबह घूम करके। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है बताइए? तो सांची का स्तूप रायसेन में है। और यहीं पर आपको भीमबेटका की गुफाएं भी मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप मिल जाएगा। अशोक के द्वारा बनवाया गया था इसको। 1989 में हमने इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल करवाया गया। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना, रायसेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिया उनका क्या कहना है। ये एमपी पुलिस 2025 के ग्रुप में शामिल है। ये ग्रुप का नाम भी आपको दिख रहा होगा और इनको वर्दी भी लगी हुई दिख रही होगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल के नोट्स इन्होंने लिए थे। एमपी पुलिस कांस्टेबल में इनका सिलेक्शन हो गया। इन्होंने कहा सर अब हमें एसआई के नोट्स लेना है, अब हमें इस वर्दी पर 2 सितारे लगाने हैं। फिर उन्होंने एमपी एसआई के नोट्स 199 वाले लिए हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं पूरा कन्वर्सेशन। उसके बाद में इन्होंने मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी के नोट्स लिए, आप देख सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको दिख रही होगी। इसको ओपन करने के बाद में, पढ़ने के बाद में इनका क्या कहना देखिए। क्या गजब के नोट्स बनाए हो सर, ग्रेट सर, मज़ा आ गया, ठीक है। आप भी इसी तरह से कह रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं एमपी एएसआई सूबेदार की सेकंड रैंक टॉपर हैं, सेकंड रैंक इनकी आई है, ठीक है। इन्होंने हमारे नोट्स से तैयारी की थी। इनका रिजल्ट आया तो उन्होंने अपना रिजल्ट हमको सेंड किया। फिर क्या कहना है इनका, ये देख सकते हैं। हमने पूछा भाई आपको हेल्प मिली थी कि नहीं हमारे नोट्स और वीडियो से? यस सर, आपके नोट्स कांस्टेबल के लिए लिए थे और वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली थी। एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया। एमपी एसआई में 13% में है। और एएसआई सूबेदार यानी कि 1 स्टार में ये सेकंड रैंक आई है इनकी, और इन्होंने 1 स्टार को ये ज्वाइन कर लेंगी। और भगवान कृपा करेगा 13% का रिजल्ट आ जाएगा तो 2 स्टार भी इनके ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। शुभांगी मिश्रा इनका नाम है। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और इसको शेयर कर देना मेरे भाई। निवेदन करते हैं आपसे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हम आगे लगातार वीडियो लेकर के आते रहें। कल आपका जीके जीएस एमपी जीके का 401 से लेकर के 500 तक यानी 100 एमसीक्यू कल आने वाले हैं। पीवाईक्यू जो हम सीरीज करा रहे हैं उसके अंतर्गत। और डिप्टी जेलर एग्जाम के कल एमसीक्यू आने वाले हैं। 24 जून 2026 को एमपी डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ 1 महीने पहले, उसके क्वेश्चन कल आपके सामने विथ डिटेल सॉल्यूशन आने वाले हैं। उसके बाद एमपी एसआई मेंस के क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कराएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइए, जिससे कि ये सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहें। इस तरह से जो है आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। समय कम बचा हुआ है। अगर चाहते हैं कि भाई सिलेक्शन हो जाए, नाम के आगे मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी लग जाए, तो कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स परचेज करके तैयारी में लग जाइए। क्विज भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। कम से कम आपको 70 से 75% सिलेबस कंप्लीट करके जाना ही होगा। और मेहनत कर दीजिए, 6 से 7 घंटा पढ़ लेंगे तो पूरा सिलेबस हमने दे रखा है। पूरा सिलेबस भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको दिए गए हैं। कृषि के पूरी 10 की 10 यूनिट, एक पॉइंट, एक टॉपिक हमने दे रखा है इसमें विद सॉल्यूशन, ठीक है ना। और पीवाईक्यू भी दे रखे हैं, एमसीक्यू भी दे रखे हैं, सब आपको दे रहे हैं भैया मात्र 199 रुपये में। इतना सस्ता कोई नहीं देगा, ठीक है ना। बाकी जो लोग भी यहाँ पर दावा करते हैं हमारे 299 के नोट्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, एक बार आप लोग जा करके कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करो तो सबसे पहले उसका रिव्यू देख लिया करो। नीचे रिव्यू सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, उनके ऐप पर क्लिक करना, नीचे सी मोर लिखा रहता है। सी मोर पर क्लिक करेंगे तो नीचे पूरा रिव्यू खुल करके आ जाता है। वहाँ पर जा करके देखो क्या लिखा हुआ है ना। वहाँ पर स्टूडेंट अपने आप बता देता है कि भाई इस ऐप में क्या है, क्या यहाँ पर बताया गया है, ये ऐप में पैसा खर्च करने की ज़रूरत है भी कि नहीं है, कुछ फ्री है कि नहीं है, और कैसे क्या नोट्स हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो सब वहाँ पर आपको पता चल जाएंगी। अच्छे अच्छे शब्द लोगों ने लिख रखे हैं, एक महान व्यक्ति है उनके जो है ऐप में। तो किसी भी नोट्स को लेने से पहले, मतलब किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के पहले आप लोग उसका रिव्यू जा करके देख लिया करो। क्योंकि ऐप में वो लोग क्या है, नंबर वंबर नहीं डालते हैं, फिर आप फ़ोन लगा कर नहीं बता सकते हो कि मेरा रिफंड कर दो, मुझे पैसे वापस कर दो, है ना। ऐप में ये सिस्टम नहीं चलता है ना, इसीलिए ऐप का हमने सिस्टम ही खत्म कर दिया है। डायरेक्ट हमारा नंबर है, इस पर आप संपर्क करो, इसी से आप नोट्स लो। कोई समस्या है इसी पर आप रिप्लाई करो, इसी पर व्हाट्सएप करो, आपको जो है रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।